हाँ बेटा, नजरे बोर्ड पे रखो भी, किताब विताब का कोई काम है नहीं तो किताब बंद रखो, इधर देखो बोर्ड पे। तो चैप्टर का नाम है बिल्स ऑफ, ठीक है। लॉ में पढ़ा होगा आपने, फाउंडेशन में भी इंटरमीडिएट में भी। वहां पे एक चैप्टर है एनआई एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1981, ठीक है। तो चैप्टर पढ़ने से पहले हल्का सा एनआई एक्ट का बता देते हैं। इस एनआई में देखो तो दो वर्ड आ रहे हैं, एक क्या और एक क्या है। निगोशिएबल का अर्थ होता है ट्रांसफरेबल, जिसको आप एक से दूसरे लोगों के बीच में ट्रांसफर कर सकते हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसफरेबल। निगोशिएबल नहीं, ट्रांसफरेबल। तो उसी चीज को यहाँ क्या कहा गया, निगोशिएबल। तो निगोशिएबल का अर्थ क्या निकला, जिसको हम ट्रांसफर कर सकते हो। और इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है डॉक्यूमेंट, जो रिटर्न में हो। तो इससे अर्थ क्या निकला कि एक रिटर्न डॉक्यूमेंट जिसको हम ट्रांसफर भी कर सकते हो, ठीक है। जिसको भी क्या कर सकते हो, ट्रांसफर किसी और को दे सकते हो। ट्रांसफर करने का अर्थ है कि हम ट्रांसफर करें तो वो उसका हो जाए, समझ रहे हो। कुछ लिख पढ़ के अगर दे दे, जैसे आप कार खरीदो तो उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी और को नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन कार रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं है, इसलिए वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं। निगोशिएबल तो है लेकिन इंस्ट्रूमेंट नहीं। मोबाइल है, किसी को ट्रांसफर करना चाहो, भेज तो ट्रांसफर हो गया, काम खत्म हो गया, बस समझ लो। तो ट्रांसफरेबल है लेकिन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं। तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको आप ट्रांसफर कर सकते हो उसको क्या बोलते हैं, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। लेकिन इस एक्ट ने बताया कि हम केवल तीन ही चीजों को, तीन ही डॉक्यूमेंट को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहेंगे, ठीक है। तो एनआई एक्ट में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट केवल तीन को घोषित किया गया। किसको किसको, प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और तीसरा क्या है, चेक नहीं, इतना बोलो। चेक पेबल आइदर टू ऑर्डर और टू बियरर। सारी चेक नहीं आ रही हैं, और अगर खाली चेक आती तो इतना तो नहीं लिखता, खाली है सेंटेंस अपना खत्म कर देता वो। तो सारी चेकें निगोशिएबल नहीं है, थोड़ी होती हैं, थोड़ी। जैसे आप, अगर आपने देखा हो कभी चेक वगैरह, मतलब देखा तो होगा, प्रैक्टिकली चेक से लेन देन किया कि नहीं किया वो मायने रखता है। तो किसी को अगर हम चेक देते हैं तो दो तीन टाइप से हम चेक दे सकते हैं। चेक वही रहेगी, देने के टाइप रहेंगे। एक है कि चेक है, यहाँ लिखा होता है टू, मतलब किसको दे रहे हैं, ठीक है। अब हमने मान लीजिए किसी पर्सन का नाम लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। मान लो हम आयन को चेक दे रहे हैं तो हमने यहाँ पे आयन लिख दिया। तो अब इसका पेमेंट कोई और नहीं ले सकता, आयन को ही लेके जाना पड़ेगा बैंक में, ठीक है। और उस बैंक में जाना पड़ेगा जहां मेरा खाता है, जिस खाते की चेक हमने काट के दी। हमारे मान लो 4 खाते हैं, हमने एसबीआई से चेक काट के दी है, तो उनको कहाँ जाना पड़ेगा, वो भी उसी ब्रांच में, किसी और ब्रांच में देंगे भगा देगा, समझ लो। सेम ब्रांच में अपीयर होना पड़ेगा इस चेक को लेके। इसी चेक में अगर थोड़ा सा ये कर दें हम, तो इसको बोलते हैं अकाउंट पे ही चेक। क्या बोलते हैं, इसमें पैसा भी इन्हीं को मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा, वो भी हाथ में नहीं देगा मैनेजर, इनके अकाउंट में डालेगा। और ऐसे में किसी भी ब्रांच में जा सकते हैं जहां पे इनका अकाउंट हो। तो ये हो जाती है अकाउंट पे चेक। इसके लिए आपको पेमेंट लेने के लिए कहां जाना पड़ता है, जहां आपका अपना अकाउंट हो। हमारे अकाउंट से आपका मतलब नहीं है, आपका जहां खाता हो वहां जाके खाते में लगाओ और पैसा अकाउंट में आ जाएगा। और एक होती है जहां पे नाम वाम नहीं लिखा जाता है, खींचा खाची नहीं होती, लिखा जाता है पे टू बियरर। बियरर का मतलब होता है धारक, धारक का मतलब होता है जिसके पास है, जिसने धारण कर रखा है चेक को, उसको क्या बोलते हैं, धारक, यानी कि बेयरर। तो अगर यहाँ बेयरर डाल दिया और हमने चेक आयन को दे दी, तो आयन चाहे खुद जाके पैसा निकाल लें, हमारा जहां खाता है, चाहे तो अपने नौकर चाकर को भेज दें, चाहे तो किसी और को पैसा देना हो तो वो चेक उसको दे दे, वो पैसा निकाल लेगा। तो जो बेयरर चेक होती है वो ट्रांसफरेबल है। हमने आयन को चेक दी तो ट्रांसफर नहीं कर सकते, फिर तो इनको अपने अकाउंट में पैसा लेना पड़ेगा या खुद लेके आना पड़ेगा। किसी को आगे इनको पेमेंट करनी तो पहले पैसा आप निकलवाएं और फिर किसी को पेमेंट करें। तो जो अकाउंट पे चेक होती हैं, नाम वाली चेक होती है, उनको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। कौन से चेक को ट्रांसफर कर सकते हैं, केवल
बेयरर चेक को सिंपल सा ये समझो। तो 3 टाइप के इंस्ट्रूमेंट हो गए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इनके बारे में ज्यादा डिटेल में आप पढ़ोगे कहाँ, लॉ के अंदर, क्या होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, फॉर्मेट क्या होता है, दुनिया भर की बातें वो आप उसमें पढ़ते हो। हमें दुनिया भर की बातें नहीं पढ़नी है, हमें पढ़नी किसकी, तो क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज को यहाँ प्रैक्टिकली पढ़ना है तो उसके बारे में तो पूरा बताना ही पड़ेगा, वरना फिर चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जन्म कैसे हो रहा है ये समझो। ये उस समय की बात है मेजरली जब चेक वेक से लेन देन बहुत कम होता था। पहले के जमाने में, आज से मतलब 30-35 साल पहले की बात करें तो चेक से पेमेंट करने में पता का 1 हफ्ता लगता था अकाउंट में आने में पैसा, समझ रहे हो। तो बहुत सारे लोग फिर चेक से लेन देन करना पसंद नहीं करते थे। आज तो चेक पे बहुत सारे लोगों का ट्रस्ट बन गया कि कोई पेमेंट कर रहा है चेक से तो आदमी कहता ठीक है ले लेंगे। पहले तो लोग मना ही कर देते कि कागज पत्तर दिए दे रहे हो, पता लगा पैसा दो यहाँ, समझ रहे हो। पुराने जमाने में क्या होता था, कहते कागज पकड़ाए दे रहे हो इसमें साइन वाइन करके, क्या मतलब है, ट्रस्ट नहीं बनता था। आज इससे पहले अगर मान लो 20 साल पहले हम लोग से तुम लोग से कोई कहता कि मोबाइल से पैसा ट्रांसफर हो सकता, मानते क्या, नहीं मानते। आज भी अगर तुम ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाओ, बहुत दूर बहुत लोग होते हैं यूपीआई पेमेंट नहीं लेते, तो भाई पता नहीं अकाउंट में आ रहा नहीं आ रहा, नहीं ज्यादा पढ़े लिखे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 100% लोग नहीं ट्रस्ट कर रहे हैं। 2-4% अभी भी आज की तारीख में भी होंगे जो इनसे यूपीआई पीपीआई पेमेंट वेमेंट नहीं लेते, कहते भैया नहीं नगद लेके आओ, सामान ले जाना वरना ना लो। तो 20-25 साल पहले चेक का भी ऐसा ही हाल रहा होगा, समझ लो। तो उस समय जब उधार लेन देन होता था तो फिर वहां पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा जाता था। एग्जाम्पल समझना, समझ में आएगा। मान लो मेरे पास एक क्लाइंट आता है या मान लो एक स्टूडेंट आता है, उसने कहा सर आपसे हमें पढ़ना है। तुमने क्या पढ़ना है, उसने कहा भैया हमें सीएमए फाइनल का कोर्स पढ़ना है आपसे। तुमने कहा ठीक है पढ़ा देंगे। फॉर्म दे दिया, हमने कहा फॉर्म भरो, पैसा जमा करो, कल से अपनी पढ़ाई चालू हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, क्या फीस कितनी है, तुमने कहा 80,000 भैया अभी चल रही है। तो उसको 80,000 रुपए अपनी फीस बता दी। तो उसने कहा ठीक है सर अब कल से हम पढ़ने आ जाएंगे। तुमने कहा ऐसे कैसे, पैसा वैसा तो लाओ भाई पहले। तो एडवांस पेमेंट का कॉन्सेप्ट है। तुमने कहा पेमेंट आपको करनी है फिर कल से पढ़ने आना है। मान लो 2-3 दिन ट्रायल लेके जा चुका था तो उसके बाद तो उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। तुमने कहा पेमेंट करो और पढ़ाई अपनी करो। यही तो सर दिक्कत की बात है कि पेमेंट अभी नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि हम पेमेंट आपको नहीं करेंगे या मेरे पास बहुत गरीबी है, लेकिन ऑन द स्पॉट इस समय नहीं। तो हमने किस समय आएगा ये भी बता दो। तो मान लो सपोज कर लो आज ही आया है, कब, 23 फरवरी को, या थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, मान लो वो आया है 1 जनवरी 2026 को हमारे पास। कब आया था, तो हमने कहा भाई कब पेमेंट कर पाओगे बता दो। तो कहे देखिए सर हम हैं किसान आदमी, और जब किसानी से पैसा मिलेगा, गेहूं धान कटेंगे, वहां से फसल से पापा के पास पैसा आएगा, पूरा एक बार में 80,000 ला के यहाँ रख देंगे। तुमने ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो कब धान मान कटेंगे, हम तो किसान है नहीं। तुमने भैया कब कटेंगे एक डेट बता दो। ऐसा कह दो, हम पूछेंगे तुमको कटे नहीं, फिर हम कहेंगे तुमको अभी नहीं कटे। तो एक डेट कहीं ना कहीं हमें एक टेंटेटिव डेट बता दो, जिससे हम भी माइंड मेकअप रखें कि तुम भैया इस तारीख तक दोगे, तो हमारे जो खर्चे वर्चे होते उस हिसाब से हम बैलेंस करके चलेंगे। भाई इस तारीख को यहाँ से पैसा आएगा तो उस हिसाब से मेट आउट कर लेंगे, पहले की जरूरतें होंगी तो कहीं और से पूरी करेंगे, है ना। तो इस हिसाब से तो उसने कहा कि सर चलिए ठीक है, मैं आपको 1 अप्रैल 2026 को पैसा दे दूंगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है मेनली ट्रस्ट की। ऐसा भी तो हो सकता है कि बच्चा 3 महीने कोर्स पढ़ ले और फिर पैसा जमा करने के बाद आ ही नहीं रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है। अब मान लो कोई प्रोडक्ट आईफोन खरीदने गए और तुम कह दो भैया 3 महीने बाद पैसा देंगे, तो दुकानदार क्या कहेगा, 3 महीने बाद दिखना यहाँ पे, समझ, यही तो कहेगा सिंपल भाषा में। या तो फिर कुछ ना कुछ अरेंजमेंट ऐसे बने। तो यहाँ पर अरेंजमेंट क्या बनता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। तो हमने कहा ठीक है भाई, हम एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं जिसमें हम ये लिख रहे हैं कि आप मेरे पास आए हैं ये सर्विसेज लेने, इस तारीख को, जिसका पेमेंट कितना होता है 80,000 रुपए, और इसको देने का आप वचन देते हो 3 महीने में। यहां से यहां डिफरेंस कितना है, 3 महीने। तो इसमें डेट डाली जाती है जिस दिन ये प्रपत्र लिखा जा रहा है, कौन लिख रहा है उसका नाम लिखा जाता है, कौन इसमें पैसा देगा उसका नाम लिखा जाता है, कितना पैसा देगा उसका नाम लिखा जाता है।
और फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें साइन कर देते हैं। कौन? हम। ठीक है, हम कौन है? हमने अभी कहा नहीं ड्रॉई। हम एक प्रपत्र बनाने वाले, या कह लो जो पार्टी प्रोडक्ट या सर्विसेज बेच रही है। सिंपल भाषा में ये आदमी कौन हुआ? सेलर। ठीक है, यही इसको क्या करता है? बनाता है। तो यही इसके लिए क्या हो गया? मेकर। ठीक है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन लिखता है? सेलर या फिर मेकर कह लो। ठीक है, इस पे साइन कौन करता है? मेकर ही करता है साइन। ठीक, पर ये लिखने के बाद उससे इसको अप्रूव कराना पड़ता है, उसको ये पढ़ाना पड़ेगा पूरा कि भैया देखो जो लिखा पढ़ा है तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर हम लिख दे बड़ा गलती से 180 लेना है तो भड़क नहीं जाएगा आदमी कि बताए वो 80 और कह रहे हो 180। तो जो भी लिखा है वो सत्य है कि नहीं है, समय 3 महीना, आज की डेट, सारी चीजें अपना वेरीफाई करेगा। वेरीफाई होने के बाद जब सब चीजें उसको संतुष्टि नजर आएगी तो उसको क्या कर देगा? यहाँ एक्सेप्ट कर देगा। यहाँ लिखेगा एक्सेप्टेड बाई और अपने साइन चिपका देगा। लेकिन इसको हम मतलब करेगा तो साइन ही, लेकिन उसको साइन करना ना बोल के इसको एक्सेप्ट करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्नेचर ही करके एक्सेप्ट करेगा, लेकिन उसको सिग्नेचर करना नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो एक्सेप्ट कौन करता है? जो भी बायर होता है। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट का क्या है, प्रोडक्ट या सर्विसेज का बायर है, वो ही एक्सेप्ट करता है। इस चैप्टर में जो सेलर यानी कि मेकर होता है, इसको हम लोग ड्रॉर कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? ड्रॉई कहते हैं। तो इससे आपको समझ में आया कि कौन ड्रॉर होता है, कौन ड्रॉई होता है, कौन लिखता है, कौन एक्सेप्ट करता है। ये सारी बातें यहां तक की आपको समझ में आ गई। यहां तक क्लियर हुआ? बहुत ही ध्यान से। तो इसके कुछ साइलेंट फीचर हैं। पहला फीचर है कि इसमें डेट पड़ी होनी चाहिए, इट मस्ट बी डेटेड। दूसरा फीचर है कि हमेशा ये किसमें होना चाहिए? रिटन में होना चाहिए, ओरली नहीं कि हम कह दें तुम कह मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो। तो कोई कबूलनामा थोड़ी ना है कि आदमी कहे कबूल है वो कहते कबूल है, हो गई साहब। समझ मेरी बात को? तो ऐसे ओरली कुछ नहीं चलता, उसमें भी लिखा पढ़ी चलती है। तफसीर देखो बैठे हुए हैं, बताएंगे क्यों। तुम नहीं हो? अच्छा, हुई नहीं। अरे भैया दादा चाचा चाची कुछ तो हुई होगी। उसमें भी ऐसा मतलब कबूल कबूल बोला जाता है, लेकिन वो सब लिखा पढ़ी में भी रहता है। जब लड़की कह देती कबूल है तो फिर वहां साइन में पेपर लेके आते, कहीं साइन करो तब मानेंगे। तो लिखा पढ़ी में बातें होती तब कबूल नामा। वैसे ओरली नहीं हो सकता, हमेशा किस में रहेगा? ये रिटन में रहेगा। डेट पड़ी होनी चाहिए और इसमें हमेशा पैसे की बात होगी। ये नहीं लिख सकते हैं कि ये बच्चा हमको 2 बोरा गेहूं देगा 3 महीने बाद, नहीं, पैसे का ही हिसाब किताब होना चाहिए। कोई सामान, कार, मोबाइल, इन सब की बातें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें पैसे का लेन देन होना चाहिए। कौन इसको एक्सेप्ट करेगा? रॉय इसको एक्सेप्ट करेगा। तो यहां तक की बातें समझ में आ गई होंगी। थोड़ी थोड़ी बातें समझनी है, थोड़ा थोड़ा सीखना है। एक दिन सारा सीख जाओगे, सारे सवाल लगा लोगे, बस काम खत्म हो जाएगा। तो ये कैसा होना चाहिए? किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, एनआई एक्ट कहता है उर्दू में लिखने का मन करे उर्दू में लिख लो, हिंदी में लिखने पड़े तुम 2 लोग समझ जाओ बस। डॉट ड्राई, तीसरे से कोई मतलब है ही नहीं। तो किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। किसी फॉर्म का मतलब किसी भी फॉर्मेट में आप लिख सकते हो। तो इसका कोई प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है कि तुमको ऐसा ही ऐसा लिखना है। समझ लो, अपने सेंटेंस में, अपनी भाषा में, अपने अनुसार लिखा पढ़ा जा सकता है। इसमें क्या होनी चाहिए? एक पर्टिकुलर डेट पड़ी होनी चाहिए। इसमें 3 पार्टी होती हैं, अभी 2 पार्टी समझो, तीसरी पार्टी को भी बताएंगे थोड़ी देर बाद। ये तो समझ गए ना? ड्रॉर और एक और होता है पे। कौन होता है, क्या होता है, थोड़ी देर बाद बताया जाएगा, चिंता मत करो। कौन साइन करेगा इसमें? ड्रॉर या मेकर। और इसको एक्सेप्ट कौन करता है? ड्रॉई। 2-4 बातें और हैं। पहली बात क्या लिखी यहाँ पे? अनकंडीशनल। ठीक है, अब इन्होंने कह दिया कि 3 महीने बाद पैसा देंगे, तो उसमें ये कहानी नहीं लिखवा सकते हैं कि अगर गेहूं कट गए तो। समझ लो, अगर फसल में प्रॉफिट हो गया तो। कंडीशनल नहीं चिपका सकते। कई लोग 3 महीने बाद देंगे तो 3 महीने बाद दो, उसमें कोई कंडीशन नहीं लिखवा सकते कि ये हो गया तो देंगे, वो नहीं हुआ तो नहीं देंगे। ये सब लफड़े नहीं चल पाएंगे। अनकंडीशनल होना चाहिए। ठीक है,
और इम्परेटिव ऑर्डर टू पे तो होता ही होता है, और इट मस्ट बी डायरेक्टेड टू, इसका मतलब है किसके ऊपर बिल लिख रहे हो उसका नाम लिखो। हम लिख तो लें कि भैया एक लड़का आया है 80,000 देगा, कौन लड़का है, समझ रहे हो, उसका नाम, पिताजी का नाम लिखना पड़ेगा, जिससे आइडेंटिफाई हो जाए कि इसी लड़के की बात हो रही है। मतलब बाद में मुकर जाएगा कि ये लड़का मैं थोड़ी ना हूं, बात खत्म हो गई। इसमें क्या होना चाहिए हमेशा, पेमेंट किसकी होनी चाहिए, सर्टेन सम ऑफ मनी की बातचीत चलनी चाहिए, किसी और चीज की बातचीत नहीं चलनी चाहिए। सबसे लास्ट इसमें प्रॉपर क्या लगी होनी चाहिए, स्टैम्प लगी होनी चाहिए। स्टैम्प का मतलब रेवेन्यू स्टैम्प होता है। जब कभी चिट्ठी चिट्ठी आती होगी, ठीक है, कोई पेपर पेपर आता होगा, यहाँ कोने साइड में एक रेवेन्यू स्टैम्प लगी होती है, छोटी सी, 1 रुपया 2 रुपया लिखा होता है, गवर्नमेंट लिखा होता है, छोटी सी होती स्लिप टाइप की लगी होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेवेन्यू स्टैम्प। तो या तो आप इसको किसी भी पेपर में लिख के रेवेन्यू स्टैम्प लिखवा दोगे वहां पे, या फिर इसको आप डायरेक्टली स्टैम्प पेपर में लिखो, 10 रुपया 20 रुपए का स्टैम्प पेपर लिया कोर्ट से और उसमें इसकी लिखा पढ़ो। मतलब इससे क्या होता है, जब ये स्टैम्प लग जाती है रेवेन्यू स्टैम्प, तो उसको कहा जाता है कि एक लीगल पेपर बन गया है, और स्टैम्प पेपर तो लीगल होता ही होता है, तो इसको लीगल पेपर में टेक्निकली लिखा जाता है। ये सब थ्योरी में काम में आएगा, ठीक है, यहां तक बात समझ गए। अब बात आगे समझ लो, एक पूरी क्लास लग जाती है इसका पूरा फ्रेमवर्क डिजाइन करने में, और एक बार इसका फ्रेमवर्क डिजाइन हो गया तो सारी बातें समझ में आती हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो मतलब ही नहीं पता है ना। अब उससे कहते तो डिसऑनर का मतलब क्या हो रहा है पता ही नहीं पा रहा है, रिटायरमेंट का मतलब पूछो बता ही नहीं पा रहा। तो जब तक आपको मीनिंग ही नहीं क्लियर होगा तब तक ना उसकी एंट्री समझ पाओगे, ना बना पाओगे, ना लिख पाओगे, ना सवाल लगा पाओगे। इसलिए समझना बेहद जरूरी है। अब इधर देखना, तो हमने कर लिया, इस लड़के के ऊपर क्या लिख दिया, यहाँ पे एक बिल। मान लो लड़के का नाम है रमेश, रमेश वैसे चाचा जी का नाम लग रहा है, लेकिन जो लड़के का नाम है, तो लड़के का नाम क्या है यहाँ पे, रमेश। तो रमेश क्या हो गए, रॉय, और हम हो गए एग्जाम्पल में, ये सब बार बार बोलेंगे इसलिए समझ में आना चाहिए। तो इसमें हम हो गए ड्रॉर, और ये हो गए क्या, रमेश बाबू हो गए। तो हमने इनके ऊपर लिखा, इन्होंने क्या कर लिया धीमे से, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद हमको फिर से पेपर वापस कर देंगे, वरना इनका क्या फाड़ के फेंक दिन तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो हमें इस प्रपत्र को संभाल के रखना पड़ेगा, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मुझे लीगली अधिकार है कि मैं इनसे 80,000 रुपए वसूल सकता हूं। तो ये पेपर किसके पास रहेगा, मेरे पास। और जब टाइम आएगा तो ये पेपर इनको देंगे, और ये हमको क्या देंगे, 80,000 रुपए देंगे, ठीक है। अब इस पेपर को हम कर क्या सकते हैं, इसके 4 काम हो सकते हैं, 4 ट्रीटमेंट हो सकते हैं। पहला ट्रीटमेंट, इसको हम रिटेन करके रखें, मतलब अपनी अलमारी में बंद करके रखें जब तक इसकी ड्यू डेट ना आ जाए। एक काम ये होता है, इसको खुद रिटेन करके रखें, जब ड्यू डेट आएगी तो ये पेपर रमेश बाबू को देंगे, और रमेश बाबू हमको 80,000 रुपए दे देंगे। एक तो ये काम होता है। दूसरा काम होता है, इसको डिस्काउंट करा सकते हैं, कहां से, डिस्काउंटिंग फ्रॉम। तो इसमें क्या होगा कि हमारा जब मन करे, आज पे बिल लिखा गया है, कल परसों नरसों झरसों 1 अप्रैल से पहले पहले, मतलब ड्यू डेट से पहले पहले, जब भी मूड हो, जब भी मुझे पैसे की जरूरत आए, इस बिल को ले जाके हम किसको दे दें, अपनी बैंक को दे दें, और बैंक 80,000 में से कुछ पैसा काटने के बाद बाकी पैसा हमें इमीडिएटली दे देगा, तुरंत, ठीक है। तो मान लो मैं बैंक के पास जा रहा हूं 1 फरवरी को, कब जा रहा हूं, तो बैंक 2 महीने का ब्याज काट लेता है, कहता है देखो हम आपको पैसा दे रहे हैं 1 फरवरी को, रमेश हमें पैसा कब देंगे, 1 अप्रैल को। तो 2 महीने का टाइम गैप आ रहा है, तो 2 महीने का जो ब्याज हुआ वो मैं अभी काट ले रहा हूं, क्योंकि रमेश ने साइन 80,000 पे किया है, तो रमेश 82 थोड़ी ना दे देंगे, समझ, रमेश कितना देंगे, 80। तो बैंक 80 ज्यादा रमेश से मांग भी नहीं सकता, तो इसलिए क्या कहता है कि बाद में बढ़ा के नहीं मांग सकते, तो अभी काटे ले रहे हैं, काम खत्म हो जाए। तो इसलिए क्या करता है, अभी वो जो 2 महीने का इंटरेस्ट होता है वो काट लेता है। मान लेते हैं 2 महीने का ब्याज 1,000 हुआ, तो बैंक हमको कितना पैसा दे देगा, 79,000। कब,
1 फरवरी को, और रमेश से कितना लेगा 1 अप्रैल को। बैंक का 1000 का, बैंक का ये भी एक काम होता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो प्रोसीजर समझ में आ रहा होगा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का, ठीक है। आगे चलते हैं, तीसरा काम, इस बिल को हम क्या कर सकते हैं, इंडोर्स कर सकते हैं, इंडोर्समेंट ऑफ बिल। इंडोर्समेंट का मतलब ट्रांसफर करना होता है, ठीक है। अब मान लो बिल था अपने पास 80,000, अब हमें किसी को देना है, हमें मान लो आईफोन खरीदना था, तो हम चले गए यूनिकॉर्न, हमने कहा भाई आईफोन दे दो, तो उसने कहा पैसा दे दो, हमने कहा पैसा नहीं बिल, समझ रहे हो, ये बिल है। इसमें ये पता लग रहा है कि रमेश हमको 1 अप्रैल को पैसा देने वाले हैं, तुम्हें पैसा 1 अप्रैल को लेना है, वो भी रमेश बाबू से। अगर इस बात पे एग्री हो कि पैसा तुम्हें आज ना मिले, पैसा कब मिले 1 अप्रैल को, और पैसा किससे लोगे, सीधा रमेश से कॉल फोन करके बात करवाए दे रहे हैं तुम्हारी, तो वीडियो कॉलिंग पे रमेश बाबू से बात भी करवा दी, ओके करवा दिया कि हाँ उसको लगे कि हाँ भैया पेपर वेपर असली है, तो मैं मान लो यूनिकॉर्न वाला मान गया, तो हमने बिल उसको दे दिया और मोबाइल लेके, अब वो जो आदमी है वो रमेश बाबू से पैसा ले लेगा, कब 1 अप्रैल को, कितना 80,000। क्योंकि रमेश को किसी आदमी से मतलब नहीं है, रमेश को अपने लिखे हुए बिल से मतलब है, जिसपे इन्होंने एक्सेप्टेंस दी। जो भी चला गया, कोई भिखारी पा गया वो लेके पहुंच गवा, तो 80,000 रमेश को उसको देने पड़ेंगे। ये नहीं कह सकते कि तुम्हारे पास कहां से आया, ठीक है, कहां से आया वो भी पता चलता है, क्योंकि जैसे हम यूनिकॉर्न को ये बिल देंगे, हमें पीछे साइड लिखना पड़ता है कि आई ट्रांसफर दिस बिल टू यूनिकॉर्न, इससे, और फिर अपने साइन वाइन कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हमें मतलब ऐसा ना लगे कि वो पड़ा पा गया है, हमसे चुरा ले गया है ना, एक वैलिड होगा कि हमने वैलिड तरीके से उसको ट्रांसफर किया है। तो अगर भिखारी के पास होगा तो हमने मान लो किसी भीख में दे दिया 80,000 रुपए, तो लिखेंगे पीछे, समझ रहे हो कि भैया हम ये हैं तुम्हें ट्रांसफर करते हैं, तब रमेश पीछे देखेंगे, अच्छा अच्छा हमने तो इनको दिया था, इन्होंने इनको दे दिया, तो इनको पैसा दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से ट्रांसफर होता है, इस तरीके से इंडोर्समेंट होता है। इस एग्जाम्पल में जो बिल को इंडोर्स करता है उसको इंडोर्सर कहते हैं, और जिसको बिल इंडोर्स किया जा रहा है उसको इंडोर्सी कहते हैं। तो मान लो हम बिल इंडोर्स कर रहे थे, यूनिफॉर्म का मैनेजर है महेश, तो महेश ने कहा कि हमारे नाम पे इंडोर्स कर दो, तो हमने महेश के नाम पे बिल को क्या कर दिया, तो महेश कौन हो गए, इंडोर्सी, और मैं क्या हो गया, इंडोर्सर, ठीक है। अब आगे तफरी समझना, हो सकता है महेश को किसी को पैसा देने हो, अपने एम्प्लॉय को सैलरी देनी हो, तो ये बिल उसको दे दें, तो उस समय ये इंडोर्सर हो जाएंगे, वो इंडोर्सी हो जाएगा। तो ये नहीं कह सकते कि हमेशा डॉर ही इंडोर्सर रहेगा, जब पहली बार बिल को इंडोर्स कर रहा होगा तो वो इंडोर्सर होगा, और आगे तो जो भी बिल को इंडोर्स करता रहेगा वो उस बिल के लिए इंडोर्सर कहलाएगा, जिसको इंडोर्स करेगा उसको इंडोर्सी कहेंगे। तो इंडोर्सर कौन होता है, इंडोर्सी कौन होता है, ये भी तुमको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बताएं, चौथा, सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, कलेक्शन के लिए बैंक भेज रहे हैं, तो जब कलेक्शन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बैंक को देना चाहो, ठीक है, मतलब हमने क्या कहा कि बैंक गए एक दिन काम से, तो जेब में ऊपर पड़ा हुआ था ये वाला बिल, मान लो है ये बिल, तो हमने कहा यार एक बिल पड़ा हुआ है ये रख लो जरा, और 1 अप्रैल को रमेश से पैसा लेके मेरे खाते में जमा कर लेना। तुम्हारे बैंक में हमारा खाता है, तो बैंक कैश ठीक कर देंगे, इसका क्या है, एक काम बता रहा हो, इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। फिर हमने अगले दिन फिर किसी बिल मिला, फिर लेके पहुंच गया बैंक, तो फिर बैंक कहने लगे कि भाई यही काम तो इन बचा है कि तुम्हारे पैसे हम कलेक्ट कर के तुम्हारे खाते में डलवाते फिरें। तो हमने कहा जो पैसा होता है वो बताओ, कानून नहीं बताओ, समझ लो। तो बैंक का ये भी काम होता है कि बिल को कलेक्ट करे, और जिस द्वार का बिल था उसके खाते में पैसा, इसके लिए वो चार्ज करता है कलेक्शन चार्जेस। लेकिन इस केस में आज मुझे पैसा नहीं देगा, हमारे पास 1 जनवरी को बिल आया था, हम 1 फरवरी को, 1 मार्च को, 15 जनवरी को, 26 जनवरी को जब बिल गए बैंक, तो बिल में जमा करा दिया बैंक पैसा, लेकिन आज नहीं देगा वो, 1 अप्रैल को जब कलेक्ट करेगा तब पैसा खाते में डालेगा। बस हम फ्री हो गए कि हमें याद नहीं रखना पड़ रहा कि 1 अप्रैल को रमेश से पैसा लेना है,
किसी से 15 मई को लेना, किसी से 18 मई को लेना है। तो जिसके पास मल्टीपल बिल आते रहते हैं और वो बार बार बैंक नहीं जा पाता, उस आदमी के पास नहीं जा पाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर देता है कि बैंक तुम्हारा काम है, तुम याद रखो और इन सबसे पैसा कलेक्ट करके हमारे खाते में चुपचाप जमा करवा दो। खाते में पैसा टाइम पे आ जाना चाहिए। इस बात की सर्विस के लिए बैंक क्या करता है, अपने थोड़े से कलेक्शन चार्जेस चार्ज करता है। तो बिल हमारा है तो हम इन चारों में से कोई भी टेक्निक अपना सकते हैं। ठीक है, हो सकता है हमारा मन करे रिटेन करके रखें, हमारा मन करेगा तो डिस्काउंट करा लेंगे, हमारा मन करेगा हाँ चारों में एक ही काम कर पाएंगे एक बिल के अगेंस्ट में। लेकिन हो सकता है मेरे पास 14 बिल आ रहे हों तो हमने 2-4 ठोरे रिटेन करके रखे, 2-4 ठोरे डिस्काउंट करा डाले, 2-4 ठोरे इंडोर्स कर दिए, 2-4 ठोरे कलेक्शन के लिए भेज दिए। ऐसा कर सकते हैं। तो एक सवाल में चारों प्रकट हो सकते हैं, पता का 4 बिल चल रहे हैं उस सवाल में, तो साथ में आ भी सकता है सवाल में, साथ में नहीं भी आ सकता। यहां तक की बातें समझ में आ गई होंगी। अब इस एग्जाम्पल में बताओ कि इन केसेस में रमेश पैसा किसको देंगे, जिसके पास बिल होगा। समझ लो, रिटेन करके रखेंगे, पैसा किसको देंगे, डिस्काउंट करा लाए होंगे तो बैंक को, इस केस में बैंक को, इस केस में महेश के पास। ठीक है, तो जिस आदमी के पास आखिरी दिन बिल होता है, आखिरी दिन का मतलब ड्यू डेट ऑफ बिल, तो जिस दिन ड्यू डेट के दिन जिसके पास बिल होता है वही पैसा लेने का अधिकारी होता है, उसके पास अधिकार होता है पैसा एक्सेप्ट करने का, और उसी बंदे को हम लोग पेई कहते हैं। क्या कहते हैं, तो पेई हो गया जिसको पैसा प्राप्त होगा। ठीक है, पासे पेई, प्रासे प्राप्त होना, तो जिसको पैसा अल्टीमेट पैसा आखिरी वाला पैसा प्राप्त होगा उसको क्या कहा जाएगा। जो तीसरी पार्टी अभी रह गई थी वो धीमे से आपको समझा दी गई बातों बातों में, ये भी समझ गए कि पेई क्या होता है। तो थ्योरी में कभी एमसीक्यू आ जाए तो ये नहीं कि तुम वो सब काउंट करने लगो, इंडोर्सी फलाना धमाका के, तो 5 पार्टी हो गई 8 पार्टी हो गई, नहीं। थ्योरी में कितनी पार्टी लिखोगे, सिर्फ 3, ड्रॉर, ड्रॉई और ठीक है। ड्रॉर कौन होता है, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को लिखता यानी कि इश्यू करता है, या तो क्रेडिटर होगा जिससे वो पैसे लेने हैं, या मान ले किसी ने उधार दिया होगा तो वो लिखेगा। जरूरी कि सेल परचेज के चक्कर में लिखा जाता है बिल, उधारी केस में लिखा जाता है। कोई आया हमारे पास कहे भैया 5,000 उधार दे, तो हमने कहा रुको, बिल तुम्हारे ऊपर लिखे दे रहे हैं कि तुम आज 5,000 उधार ले जा रहे हो, 2 महीने बाद देने का वचन देते हो, उधारी केस में बिल लिखा जा सकता है। कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसके केस में लिखा जा सकता है। इसी को क्या कहते हैं, मेकर ऑफ बिल, और इसके सिग्नेचर क्या होते हैं, नेसेसरी होते हैं। ड्रॉई वो होती जिसको ऑर्डर दिया जाता है कि तुमको पेमेंट करना है। ठीक है, जिसके ऊपर ये बिल लिखा जाता है, जिसको ऑर्डर दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रॉई। या तो पैसा लेने वाला होता है, या तो कुछ सामान खरीद रहा होता है, या फिर डेटर होता है। ठीक है, इसको क्या करना पड़ता है, बिल को एक्सेप्ट करना पड़ता है रिटर्न में, और इसको बोलते हैं हम लोग एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। पे होता है बेनिफिशियरी जिसको पेमेंट अल्टीमेटली मिलेगी। ये ड्रॉर भी हो सकता है कि हमने कहीं बिल नहीं भेजा तो हम ही पे भी हैं, हम ही ड्रॉर भी हैं। कहीं बिल दे दिया है तो हम ड्रॉर रह जाएंगे, वो पे बन जाएगा। तो पहले पन्ने में जितनी जानकारी लिखी थी आई थिंक वो समझ गए होंगे, इसमें किसी तरीके कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी। अभी ये पन्ना भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम लोग प्रैक्टिकल वाला चीज समझ रहे हैं। अब इधर समझना, इसमें से जो करना था हमने कर डाला। ठीक है, फिर अब कौन सी डेट आ गई है, ड्यू डेट। कितनी ड्यू डेट है यहाँ पे, पहला ज्ञान, 3 दिन का बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ग्रेस पीरियड मिलता है। तो भले बिल 3 महीने का लिखा गया होगा लेकिन पैसा 4 अप्रैल को मिलेगा। नॉर्मली तो 1 अप्रैल आ रहा था, लेकिन 3 दिन ग्रेस के दिए जाते हैं, मतलब एक्स्ट्रा 3 दिन ग्रेस के मिलते ही मिलते हैं। एनआई एक्ट में लिखा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 दिन एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, किसको, ड्रॉई को। तो इसकी ड्यू डेट क्या बनेगी, 4 अप्रैल। अब 4 अप्रैल को या तो रमेश बाबू पैसा देंगे, ठीक है, या फिर रमेश या तो पैसा देंगे या तो धोखा देंगे। ठीक है, तो रमेश ने अगर पैसा दे दिया बिल का, मेरे पास होगा तो हमें,
बैंक के पास होगा तो बैंक को, महेश के पास होगा तो महेश को, इस केस में भी बैंक को। अगर रमेश ने टाइम पे पैसा दे दिया, बिल ले लिया, इस प्रोसीजर को बोलते हैं ऑनर ऑफ बिल। बिल का सम्मान किया गया है। ऑनर का मतलब क्या होता है? सम्मान। तो बिल का ऑनर का मतलब क्या है कि सही समय पे बिल का पेमेंट, कि ड्यू डेट पे, ऑन द ओकेजन ऑफ ड्यू डेट ड्रॉई ने सही तरीके से पेमेंट कर दिया। ठीक है। और एक इसका उल्टा होता है, जब रमेश क्या देंगे? धोखा। समझ लो, पैसा नहीं देंगे। पता है उस दिन आदमी जा रहा है, घर में ताला बंद पड़ा है, रमेश का फोन स्विच ऑफ है, समझ लो, गोला दे के भाग गए हैं। अगल बगल पूछ लो कि रमेश यहाँ कोई रहता ही नहीं, घर बेच के चले गए हैं। समझ लो, नहीं किसी वजह से पैसा नहीं मिला, या रमेश मिले कहीं पैसा नहीं, यार नहीं दे पाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है कि रमेश किसी भी तरीके से पैसा देने में उस दिन असमर्थ रहा हो, तो उस दिन पैसा नहीं मिल पाएगा। और पैसा नहीं मिल पाएगा क्योंकि अगर रमेश को पैसा देना ही होता तो उसी दिन देना दे देते। तो ज्यादातर चांसेस है कि रमेश डिफॉल्ट करना चाहते हैं, पैसा देना नहीं चाह रहे हैं। ज्यादातर चांसेस। रीजन ये भी हो सकता है कि उस दिन नहीं, ईमानदार आदमी है और कह रहा है कि हम 2-4-10 दिन बाद पैसा आपको। तो ऐसे केस में अगर वो ईमानदार ठहरा तो आपसे रिक्वेस्ट कर सकता है, हमसे रिक्वेस्ट कर सकता है कि सर आज व्यवस्था नहीं हो पाई है, लेकिन मैं आज से 1 महीने बाद आपको पैसा दे दूंगा। तो आप ऐसा करिए कि इस बिल को फाड़ के फेंक दीजिए और एक नया बिल लिख दीजिए जिसमें आज की डेट डालिए और आज फिर से लिखिए कि आज मैं आपको 1 महीने बाद पैसा देने का वचन देता हूं और अब की बार मैं ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। इस बार थोड़ी समस्याएं हो गई थी तो नहीं दे पाया, लेकिन इस बार ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। और ऐसे में अगर डॉर मान गया, जो नहीं कि डॉर मनबे करे, मान गया, तो फिर नया बिल लिख दिया जाएगा और पुराना बिल क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इस प्रोसीजर को बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल। क्या बोलते हैं? जब तक आप टॉपिक अंडरस्टैंड नहीं करोगे तब तक आपको चैप्टर में मजा आ ही नहीं सकता। मतलब जितने लोग ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा होगा सबने सब इंडिपेंडेंट रट डाली होंगी, बस कहीं रटो काम खत्म करो। इतना डिटेल में पढ़ने की दिलचस्पी नहीं दिखाते हो और ना ही कोई पढ़ाने की दिलचस्पी दिखाता है, दोनों में फर्क है। समझ लो, ना कोई इतना डिटेल में आज की तारीख में पढ़ाना चाहता है और ना कोई पढ़ाना चाहता है। तो कमियां ये नहीं कि आप ही के अंदर थी, कमियां टीचर्स के अंदर भी थी और कमियां आपके अंदर भी थी कि आपका उतना इंटरेस्ट जाहिर नहीं कर पा रहे थे, टीचर उतना इंटरेस्ट तरीके से आपको बता नहीं पा रहा था। लेकिन आज वो दिक्कतें आपकी दूर हो गई हैं, आज हम बैठे हैं, तुम समझने के लिए रेडी हो, हम समझाने के लिए रेडी हैं। डिटेल में चीजें समझोगे, आपको मजा भी आएगा और चीजें रिटेन भी रहती हैं दिमाग में। वरना सिर्फ याद करने से याद तो जल्दी हो जाता है लेकिन उतनी जल्दी भूल भी जाता है। तो रिटेन रखने की कुछ ना कुछ वजह होनी चाहिए, ये सब वजह डिटेल में समझोगे अपने आप उसकी वजह बनेगी और काफी दिन तक ऐसी चीजें आपके दिमाग में क्या होती हैं, रिटेन रखी जाती हैं। आज का सबसे बड़ा जो एग्जाम में ड्रॉबैक है वो हम अपनी सारी बातों को कैसे रिटेन करके एग्जामिनेशन हॉल में जाए। समझ लो, छोटी छोटी हजारों लाखों बातें हो जाती हैं हर सब्जेक्ट में और वो सारी बातें आपके दिमाग में स्टोर होनी चाहिए एक तरीके से कि जब काम पड़े वो बातें याद आए, वो फॉर्मूला याद आए, वो फॉर्मेट याद आए और आप सवाल को अंजाम तक पहुंचा पाओ। तो टेक्निक सही रखोगे तो हर चैप्टर आपको अच्छा लगेगा, हर चैप्टर पढ़ने में मजा आएगा। चलो वापस आ जाते हैं बेटा। तो अगर रमेश बाबू ने क्या कर दिया? धोखा दे दिया। धोखा देने में अगर ये जेन्युइन पर्सन होंगे, पैसा देने का इनका मन होगा तो रिन्यूअल ऑफ बिल भी करा सकते हैं, लेकिन अगर डॉर मान जाए तो अगर धोखा देने का होगा तो फिर ऐसे रिन्यूअल की कोई दिलचस्पी दिखाएंगे ही नहीं दिखाएंगे। और अपने मन से डॉर कहता नहीं कि रिन्यूअल करा लो, फालतू का है काम बढ़ाया अपना, 1 महीने बाद पैसा ले। समझ लो, तो फिर चालू हो जाती लीगल एक्शन। लीगल एक्शन लेने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? पुलिस थाने। पहले कोर्ट डायरेक्टली नहीं जाया जाता है, पहले एफआईआर दर्ज होती फिर कोर्ट कचहरी में केस होता है। समझ लो, ऐसा नहीं होता सीधा केस। तो पहले कहाँ जाना पड़ेगा हमें? अब पुलिस के पास जाओगे तो पुलिस कहती है कि पहले इसकी सूचना दे के आओ कोर्ट को कि आपके पास एक ऐसा बिल है, या मेरे पास हो या महेश बाबू के पास हो या बैंक के पास हो, जिसके पास बिल है इसका आप कोर्ट में सूचना दे के आओ कि मेरे पास एक बिल है, मैं बिल का क्या हूं? पेई। जो बैंक जाएगा तो क्या कहेगा? मैं पेई हूं। मैं जाऊंगा तो मैं कहूंगा पेई हूं, कि मैं बिल का भैया पेई हूं,
और रमेश को इस बिल के अगेंस्ट में पैसा देना है और रमेश ने पैसा नहीं दिया है, धोखा दे दिया है, क्योंकि आज डेट है मान लो लेट से 5 अप्रैल, तो 5 अप्रैल को पेई के पास बिल होने का मतलब ही है कि रमेश ने धोखा दिया, क्योंकि अगर रमेश 4 तारीख को पैसा दे देते तो बिल अपने हाथ में लेना लेते। रमेश इतने बेवकूफ थोड़ी ना है कि पैसा भी दे दे अपना बिल भी वापस ना ले। तो अगर किसी के पास ड्यू डेट के पास बिल है प्रेजेंटली रमेश के अलावा किसी और के पास, तो इसका मतलब क्या है, इस बात का प्रमाण है कि रमेश ने पैसा, वही आदमी जो पेई रहता है उस बिल को लेके कोर्ट में जाता है, कोर्ट में बैठा होता है एक नोटरी, उसको बताता है सारी बातें, बताता है क्या, बिल दिखाता है, समझ जाता है सीधा सीधा कि हाँ भैया बिल का क्या कराने आ गए हो आप, नोटिंग कराने आ गए हो। तो रजिस्टर निकालता है एक नोटिंग वाला, उसमें नोट कर लेता है ये आदमी, इसको पैसा मिलना था, ये आदमी इसको देना था, इसने धोखा दे दिया, पैसा नहीं दिया। तो कानून को पता चल गया कि एक गद्दार आदमी पैदा हो गया है, समझ लो। और ये कराने के बाद आपके पास लीगल राइट आ जाता है इसके खिलाफ आगे एक्शन लेने का, कोर्ट कचहरी में जाने का, इसके ऊपर कोर्ट केस करने का, फिर आप लीगल तरीके से उससे अपने पैसे की वसूली कर सकते हो, समझ लो। इस प्रोसीजर को बोलते हैं नोटरी कराना। और जब आप नोटरी कराने जाओगे, आप नहीं जाओगे, कौन जाएगा नोटरी कराने, जिसके पास बिल होगा वो नोटरी कराने जाएगा। और ऐसी नोटिंग कराने के कुछ चार्जेस होंगे, 50 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, वो सवाल खुद बताएगा आपको। उस समय तो वो पे ही दे के चला आएगा, लेकिन आखिरी में देखना बर्डन शिफ्ट हो जाएगा किसके ऊपर, क्योंकि देखो मेरे पास बिल होगा तो हम दे के आएंगे मान लो 100 रुपए, तो वापस आके 80,100 रुपए का क्लेम इनके ऊपर ठासेंगे कि 80,000 तो वो और 100 रुपए तुम्हारे चक्कर में नोटरी में घुसे, वो कौन देगा, तुम ही दोगे। तो दे के तो हम आए होंगे उस समय, लेकिन वसूलेंगे अल्टीमेटली किससे, रमेश बाबू से। अगर बैंक से डिस्काउंट करा लिया होगा बैंक बिल, तो बैंक हमसे कुछ बताता भी नहीं है, वो नोटरी करा के आएगा बैंक का कोई कर्मचारी, जैसे ही उसके पास पहुंचेगा वापस बिल, समझ लो, वैसे खटाक से लॉग इन करेगा मेरे अकाउंट में, -80,100 क्लिक, 80,100 तुरंत ही मेरे बैंक अकाउंट से ढक से कट जाएंगे, और फिर मेरे पास आएगा टक मैसेज कि आपके खाते से 80,100 रुपए उड़ा दिए गए हैं, ड्यू टू रमेश क्या हो गए हैं, रमेश ने डिसऑनर कर दिया है पेमेंट का। तो मुझे सूचना मिल जाएगी, अच्छा ओ हो, तो फिर मैं जाऊंगा बैंक, वो बिल वापस लेके आऊंगा और फिर रमेश को पकड़ूंगा, साला पैसा काहे नहीं दिए तुम, समझ रहे हो। तो बैंक हमसे लेगा, हम रमेश से लेंगे, प्रोसीजर समझना, इस हिसाब से एंटी ड्राफ्टिंग होगी। तो डिसऑनर के केस में बैंक भी इंटी पास करेगा, हम भी इंटी पास करेंगे, रमेश बाबू भी इंटी पास करेंगे। लेकिन अगर बिल रिटेन रहता तो कौन इंटी पास करता, मैं और रमेश। अगर बिल महेश के पास होगा और गद्दारी कर गए तो महेश हमको फोन करके पैसा मांगेंगे कि 80,000 भैया 100 दे जाओ, क्योंकि 100 रुपए तो कोर्ट को हम दे के आए हैं। तो रमेश हमसे 80,100 लेंगे और हम रमेश से 80,100 लेंगे, ऐसे प्रोसीजर चलेगा। तो इंटी महेश भी बनाएगा, इंटी हम भी बनाएंगे, इंटी रमेश भी बनाएगा। कैसे बनेगी, क्या बनेगी, वो आगे समझेंगे, पहले तो समझ में आया कि इंटी कौन कौन बनाएगा। तो ये इसका बेटा प्रोसीजर हो गया, ठीक है, यहां तक की बात आई थिंक समझ में आ गई होंगी। फोर्थ केस में इंटी हम ही करेंगे, क्योंकि बैंक क्या करता है, जब कलेक्शन के लिए भेजते हो कलेक्शन नहीं हो पाता है, तो टेक्निकली पैसा तो बैंक ने हमको पहले थोड़ी दिया था, पैसा पहले दिया था क्या, नहीं, केवल नोटरी कराने बैंक गया होगा तो 100 रुपए मेरे खाते में से काट लेगा, उसकी पैसे काटने की इंटी अपने यहाँ पास कर लेगा, हम पैसे देने की इंटी बना लेंगे, बाकी बिल का लेन देन हमारे और रमेश के बीच में होगा। और वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सवाल में देता नहीं है जल्दी, मतलब है तो दुनिया में 4 केस ये वाले, लेकिन इस केस से वैसे ही भी सवाल बनता ही नहीं है, तो इसको तुम दिमाग से हटा भी सकते हो कि ऐसा कुछ होगा भी सवाल के अंदर, क्योंकि आज तक तो नहीं दी, तो अब क्या देगा, समझ लो। हाँ बेटा, एक आध में हो सकता है कभी कभी दे दे, अदरवाइज वो जल्दी नहीं होता है। तो पहले आपको इन 3 पे फोकस करना है,
चौथा वाला आराम से हो जाएगा अपने आप, कोई टेंशन की बात है नहीं उसकी। इन 3 पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि इनके अगर तुम 20 सवाल लगाओगे तो 19 इन तीनों के निकलेंगे। 20 में एक आध कोई हो सकता है कि सेंट फॉर कलेक्शन वाला निकल जाए, हैंडल कर लेंगे हम लोग। ठीक है, मैच्योर बच्चे हो गए, कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है। यहां तक की बात समझ में आ गई। ऐसा भी तो हो सकता है कि रमेश के पास 4 अप्रैल से पहले पैसा आ जाए, होली में इनको मिल गया कहीं से, रिश्तेदारों ने भेज दिया 2-2 हजार रुपए, होली है एंजॉय करो, होली एंजॉय करो, और हो गए 1-1.5 लाख रुपए इनके पास। तो हो सकता है ये 15 ही मार्च को पैसा दे दें, हो सकता है 10 ही मार्च को पैसा दे दें, मे बी। भाई रमेश खराब इंसान हो सकता है तो अच्छा भी तो हो सकता है, धोखा दे सकता है तो पहले भी तो पेमेंट कर सकता है। तो हो सकता है ड्यू डेट से ये पहले भी पेमेंट कर दें, लेकिन ऐसे ड्यू डेट से पहले पेमेंट करने में इनको थोड़ी सी रिबेट देनी पड़ती है। तो ये 10 अप्रैल को फोन करेंगे कि सर वैसे तो हम आपको 4 अप्रैल को पैसा देने वाले थे, लेकिन अगर आज ही दे दे तो का मतलब क्या है कि कुछ 4 हैं, थोड़ा सा डिस्काउंट इनको मिले, रिबेट मिले। तो अगर ड्यू डेट से पहले ड्राई पेमेंट कर देता है तो उसको थोड़ी सी क्या दी जाती है, छूट, यानी कि डिस्काउंट, यानी कि इस चैप्टर में उसको रिबेट कहा जाता है वो डिस्काउंटेड। डिस्काउंट के 2 सिनोनिम्स होते हैं छूट के, डिस्काउंट भी छूट है, रिबेट भी क्या है, छूट। ठीक है, जैसे एक होता है वर्ड बाई करना, एक होता है परचेज करना, है तो खरीदना ही ना, वही चीज है। बस यहाँ क्या लिखते हैं अकाउंटिंग में हम लोग, क्या लिखते हैं, कहीं लिखे हो कि कार बाई कर रहे हैं, कार परचेज, वरना फिर बाई अकाउंट डेबिट होता, हम लोग क्या करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट। तो सबके अपने टर्म्स होते हैं, तो यहाँ उसको डिस्काउंट ना लिखे क्या लिखेंगे हम लोग, रिबेट। तो ये रिबेट हम रिबेट देंगे और इनको रिबेट मिलेगी। हम रिबेट दे रहे हैं तो मेरा नुकसान हो रहा है, तो उसको बोलते हैं रिबेट अलाउ करना, तो मैं डेबिट करूंगा अभी जब इनकी बनेगी। इनको रिबेट मिल रही है, इनका फायदा हो रहा है, रिबेट रिसीव करेंगे, क्रेडिट करेंगे अपने पुस्तकों में। ड्यू डेट से पहले पेमेंट मिल जाएगा, ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर देंगे। इसको बोलते हैं रिटायरिंग ऑफ बिल। क्या बोलते हैं, रिटायरिंग ऑफ बिल। ड्यू डेट से पहले बिल का पेमेंट करना, दैट इज कॉल्ड क्या, रिटायरिंग ऑफ बिल। ये सब टॉपिक हैं छोटे 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 करके जो इस चैप्टर में खुलेंगे अभी करके। एक और चीज होती है कि रमेश ड्यू डेट को या ड्यू डेट से पहले दिवालिया हो गए हैं, मतलब इंसॉल्वेंट हो गए हैं। ठीक है, तो जब इंसॉल्वेंट हो जाएंगे तो क्या ही पैसा दे पाएंगे, समझदार हो आपको। अच्छा, इंसॉल्वेंट से बात चली तो इंसॉल्वेंसी के बारे में हल्का सा बता देते हैं। कोई भी इंसान या कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को खुद इंसॉल्वेंट घोषित नहीं कर सकता है, समझ लो। हम ये नहीं कह सकते कि हम इंसॉल्वेंट हो गए हैं, हम इंसॉल्वेंट हो गए हैं या कोर्ट बताएगा। क्योंकि जब आदमी इंसॉल्वेंट हो जाता है तो एक उसका बेनिफिट होता है कि उसकी सारी लायबिलिटी वाइप ऑफ हो जाती है। मान लो हमें किसी बैंक को 40 लाख का कर्जा है, किसी तुम लोग को देना है 10-10 हजार रुपए, किसी और को देना है मान लो, और हम इंसॉल्वेंट हो गए तो उस दिन मुझे मुक्ति मिल जाएगी इन सारे पैसों से, अब किसी को कुछ नहीं देना। समझ गए। तो ऐसे में तो आदमी क्या कह देगा, कुछ भी काम नहीं चलेगा तो क्या कह देगा, इंसॉल्वेंट हो गए हम। तो इसलिए आदमी अपने आप को खुद इंसॉल्वेंट घोषित ही नहीं कर सकता। इसके लिए क्या करना पड़ता है, कोर्ट में जाना पड़ता है, वहां आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि मेरे ऊपर भैया लायबिलिटी बहुत ज्यादा है और मेरे पास संपत्तियां बहुत कम है, अपनी जान भी निकाल दे तब भी इन लायबिलिटी को पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्यों ना मुझे इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाए, क्वेश्चन मार्क लगा के चले आते हो कोर्ट में। फिर कोर्ट तुमको बुलाएगा, सारी बातें सुनेगा, समझेगा, संपत्तियां देखेगा, लोन फोन देखेगा, और उसको सब कुछ वैलिड लगेगा तो तुमको क्या घोषित कर देगा, और अगर घोषित कर दिया तो तुम सारी लायबिलिटी से फ्री हो जाते हो, लेकिन जो तुम्हारी एसेट्स रहेंगी वो सारी चली जाएंगी, सारी एसेट्स आपकी चली जाएंगी, आप जीरो पे रहोगे। वरना एसेट आपके पास है 2000 की और लायबिलिटी है 25,000 की, आप 23,000 माइनस में थे इस समय, लेकिन अब किस पे खड़े हो गए आप, तो जीरो पे आदमी खड़ा, जिसको 23,000 माइनस में चल रहा हो जीरो पे आके खुश होगा कि वैसे 23,000 निगेटिव चल रहे थे, अब क्या गए जीरो। अब जो कमाएंगे बनाएंगे अपना रहेगा, ऐसे बनाते तो पैसे पहले देना पड़ता, 25,000 तो देने थे सबको,
2000 थे, 23,000 और कमाते तब भरते। तो आदमी इंस्टॉलमेंट घोषित हो सकता है इस तरीके से। अब आगे बात समझना, इंस्टॉलमेंट होने का ये फायदा हो गया कि आपको अपनी लायबिलिटी नहीं पे ऑफ करनी पड़ेगी, जो भी आप माइनस में चल रहे थे, मतलब जो भी आपके पास एसेट वगैरह होंगी वो चली जाएंगी, उसके बाद नहीं देना। आज की तारीख में जितना होगा सब ले लेगा कोर्ट और उनसे इन लोग को दे देगा जितना देना होगा, समझ लो। प्रपोर्शनेट दिया जाता है। मान लो जो 25,000 देने थे हमको, 5 लोगों को 5,000 देने थे और हमारे पास कितने निकले, तो सबको 400 बैंक पकड़ा देगा। ऐसे होता है हिसाब किताब। और मान लो ऐसा था कि एक को देना था 10, 3 को देना था 5, तो कहेगा इनके पास से निकले 2,000, रेशियो बनाओ 2:1:1 बांट के दे देगा। एक को 800 दे देगा, 3 को 400 दे देगा। तो इस हिसाब से पेमेंट होता है इंसॉल्वेंसी के केस में, जो आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन जानकारी सब चीज की होनी चाहिए। यही तो है मेन गेम। कहाँ जा रहे हो बेटा, जल्दी करके आना वरना इंसॉल्वेंट हो जाओगे इस चैप्टर से, ठीक है, थोड़ा जल्दी आना। सेम ही चीज है, इंसॉल्वेंट होना बैंकरप्ट होना एक ही बात है मोटा मोटा, ठीक है। इधर सुनो मेरी बात, इंसॉल्वेंट होने का ये तो बेनिफिट हो गया, जो आदमी इंसॉल्वेंट हो रहा है या जो कंपनी इंसॉल्वेंट हो रही है, लेकिन एक नुकसान भी है बहुत तगड़ा। इसके बाद कोई ट्रस्ट आपके ऊपर नहीं दिखा पाएगा। अब जिसने भी तुमको पैसा दिया था, जिस बैंक से लोन पोन लिए थे, उसका सब क्या हो गया, बैड डेट्स हो गया एक तरीके से समझो तो कभी क्या कोई लोन देगी, वो चिल्लाएगी अलग सब जगह जाके गा गा के कि हमने लोन दिया था इनको, ये इंसॉल्वेंट हो गए। और इंसॉल्वेंट हो गए, पेपर में आएगा, अखबार में, न्यूज में आएगा, दुनिया को पता चल जाएगा कि तुम इंसॉल्वेंट हो। कोई 10 रुपए भी तुमको उधार नहीं देगा। तो फिर कितना जीवन टफ हो जाएगा उस कंपनी का या उस इंसान का। इसलिए कोई खुशी से इंसॉल्वेंट नहीं होता है, समझ लो। अपनी खुशी से कोई इंसॉल्वेंट होना नहीं चाहता है पैसे बचाने के चक्कर में कि पैसा ना देना पड़े, क्योंकि नहीं देना पड़ेगा, लेकिन आगे अब कहां से क्या करेगा, कोई ट्रस्ट ही दिखा रहा है। कहीं पता किसी को भैया चाय पी लो, कहीं तुम इंसॉल्वेंट हो तुम्हारे साथ नहीं पियेंगे, समझ लो। इतना बुरा मान जाता है आदमी, कहता भाई इंसॉल्वेंट, इससे दूर ही रहो। इसका मतलब पैसा लेके हड़प लेता, उसके बाद कहता है नहीं ये नहीं वो नहीं वाला, कोई देगा क्या उधार, नहीं। तो फिर काम धंधा करना, व्यापार करना, नौकरी चाकरी करना कितना टफ हो जाएगा। इसलिए कोई इंसान इंसॉल्वेंट जल्दी अपने आप को नहीं घोषित करना चाहता है। अब अगर रमेश बाबू किसी वजह से इंसॉल्वेंट हो गए, तो जो भी इनके पास पैसा निकलेगा वो मिलेगा हमको, बाकी 80,000 तो भूल ही जाए हम, समझ लो। इनके पास से कितने निकलेगा, 10,000 तो हमको मिलेंगे 10,000, और 70,000 मेरा क्या हो जाएगा, बैड डेट्स। और जब ये इंसॉल्वेंट होंगे तो पहले बिल्स क्या होगा, कैंसिल होगा, फिर रमेश से जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा, और बाकी सब क्या हो जाएगा, तो ये भी आएगा इंसॉल्वेंसी ऑफ बिल, समझ लो, या डिसऑनर ऑफ बिल ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, कि बिल डिसऑनर हो रहा है इस वजह से क्योंकि ड्राई क्या हो गया है। तो इतने सारे कंपोनेंट है इस चैप्टर के जो हमने हल्के हल्के आपको बता दिए। अब सब केस में कैसे एंट्री बनेंगी, क्या एंट्री बनेंगी, कैसे डेबिट हो रहा है, कैसे डेबिट हो रहा है, क्यों डेबिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है, ये सब बताते हुए चलेंगे। वो जो दिमाग नहीं लगाई, अपना दिमाग घर में रख के आवा है, फिर उसको सारी एंट्री याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो समझना चाहते हो, याद करना वो आपका अपना पर्सनल व्यू है। तो अगर समझदारी के साथ चलोगे तो फिर ज्यादा सही रहेगा, वरना याद करने के चक्कर में पड़ोगे तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज में करीबन 40-50 एंट्रीज होती हैं, छोटी बड़ी सब मिला के। तो इतनी एंट्री आदमी रटे तो रट तो नहीं पाओगे, आज तक कोई नहीं रट पाया, समझ सकता है, वरना रटे तो थे तुम 11th क्लास में। कितनी एंट्री तुमको याद है भगवान ने मालिक, कि किसको बताओ बिल्स ऑफ एक्सचेंज की सारी एंट्री आती हैं, समझ लो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की सारी एंट्री कुछ भी पूछोगे हम बता देंगे आपको। तुम इस पोजीशन में हो, ऐसा नहीं बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपने पढ़ा नहीं है, आज हो सकता है 12 बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ रहे हो, एक पढ़ा होगा 11th क्लास में, नहीं पढ़ा था नहीं, कि पढ़े नहीं थे, मैम ने छुड़वा दिया था, अच्छा कोर्स से ही हटा दिया गया, कोरोना पास हुए हो क्या, उसके बाद हटा दिया, मतलब है ही नहीं अब आज की तारीख में है कि नहीं है, अच्छा हुआ हटा दिया। हम तो चाहते CMS भी हट जाए, CS भी हट जाए, क्योंकि ये बहुत आउटडेटेड हो गया है। आज की तारीख में अगर रमेश ये कहते हैं कि 3 महीने बाद पैसे देंगे,
तो हम सीधा कहेंगे भैया 3 महीने बाद की चेक बना के दे दो हमको, समझ रहे हो, पीडीसी दे दो, पोस्ट डेटेड चेक। इसलिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज बहुत आउटडेटेड हो गया है। तो अगर सीबीएसई आईसीएससी से हटा दिया गया है तो बहुत बहुत थैंक यू करो उन लोगों को कि बहुत आउटडेटेड चीज नहीं पढ़ा, हम लोग साला आउटडेटेड पढ़ा रहे हैं, समझ लो। आज की तारीख में बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कंपनियां होती हैं जो कहीं बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखती या लिखवाती हैं, एक्सेप्ट करती हैं, समझ लो। ढूंढे नहीं मिलेगा वैसा वाला हिसाब किताब, कभी कदार दिख रहा है। 1000-2000 जाओगे तो कहीं एक आध कंपनी में दर्शन मिल जाएंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के तुमको, बस। बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो गया है, हटा तो यहाँ से भी देना चाहिए। हो सकता है नया सिलेबस आ रहा 2026 तब हटा ही दे इंस्टीट्यूट में भी, जो तब का तब देखेंगे, अभी तब तक तो पढ़ना है। और तुम लोग के लिए खास जानकारी बता दें कि तुम लोग को अपना इंटरमीडिएट समझ लो 2026 में ही कंप्लीट कर लेना है। जो लोग ग्रुप 1 दे रहे हैं वो अपना जून में ग्रुप 1 निकाल लें, जो लोग ग्रुप 2 दे रहे हैं दिसंबर में ग्रुप 2, खासकर सीएमए वाले बच्चे, एक दो बच्चे इसमें सीए के भी हैं बैठे हुए हैं, वो पढ़ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर तो सब सीएमए के बच्चे हैं। तो ये लोग 2026 में अपना निकाल लें, क्योंकि 2027 से कोर्स हो जाएगा चेंज, कोर्स चेंज हो जाएगा, कौन से चैप्टर रहेंगे, कौन से नहीं रहेंगे, कौन से चैप्टर ऐड होंगे, कौन से नहीं ऐड होंगे, कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, कौन से गायब हो जाएंगे, कौन से नए सब्जेक्ट आ जाएंगे, कुछ पता नहीं। तो पूरी तरीके से फुल सिलेबस आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, पूरा का पूरा। और सीए वालों का भी कोर्स अब धीमे धीमे करके 3-4 साल हो रहे हैं तो वो भी चेंज करेंगे, वो 27 में ना करके बहुत ज्यादा 28 में करेंगे। तो इसलिए टाइम पीरियड के अंदर पास कर लोगे सही रहेगा, वरना फिर आपको नए कोर्स में जाना पड़ेगा और फिर आपको और ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ जाएगी, नई नई सीखने के लिए और पढ़ाई करनी पड़ेगी। कुछ 2-4 चीजें कट जाएंगी लेकिन उसका गम नहीं होगा तुमको, तो खुशी होगी कि चलो पढ़ तो लिया था, कट गया, लेकिन जो 4-6 चीजें ऐड हो जाएंगी उनका गम सताएगा कि वो भी पढ़ना पड़ेगा आपको। तो इसलिए आपको अपने टारगेट करने के अपना 26 में इंटरमीडिएट अपना कंप्लीट कर लेना है, 27 से फाइनल में आ जाओगे न्यू कोर्स के अंदर। चलो वापस आते हैं बेटा, हम लोग इंटे भी समझेंगे, एक पन्ना थ्योरी और बची हल्की हल्की, वो भी समझ लो। क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कई टाइप के होते हैं, एक होता है डॉक्यूमेंट्री बिल और एक होता है क्लीन। तो अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के साथ कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाए गए हैं जिससे सेल की जेन्युइननेस, ट्रांजैक्शन की जेन्युइननेस को प्रूफ किया जा सके, तो इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री बिल, मतलब बिल के साथ कोई डॉक्यूमेंट अटैच करे गए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई फॉर्म आपने भरा, उसने कहा जैसे एडमिशन लेते हो तो इंस्टीट्यूट क्या कहता है 10 की मार्कशीट लगाओ, 12 की मार्कशीट लगाओ, आधार लगाओ, फोटो लगाओ। तो ये फॉर्म हो गया डॉक्यूमेंट्री फॉर्म, मतलब फॉर्म के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट लगे। और एक है कुछ फॉर्म भर दी बस, कुछ नहीं लगाना अलग से आपको, उसको क्या बोलते हैं क्लीन फॉर्म। यही चीज बिल्स ऑफ एक्सचेंज में लेके चले हो। तो अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के साथ कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं लगे हैं उसको क्या बोलते हैं क्लीन बिल, और डॉक्यूमेंट लगे हैं तो फिर एक होता है डिमांड बिल और एक होता है यूसेंस बिल। वैसे हम लोग अभी जो पढ़ रहे थे वो यही होता है, ये वाला तो कोई जल्दी लिखता भी नहीं है, ठीक है, नीचे वाला ही लिखा जाता है, नीचे वाला ही एक्सेप्ट किया जाता है नेचुरली। डिमांड बिल क्या होता है, इसको पेमेंट कब करना होता है डिमांड पे। डिमांड का मतलब जब मांगेगा ड्रॉर तब देना पड़ेगा ड्रॉई को। जब हम कहेंगे तो जब किसी नॉर्मल बात बताएं, जब कोई उधार लेना होता है, ठीक है, मान लो तफसीर ने फोन कर दिया तन्मय को कि तन्मय भाई जरा 1000 रुपए दे दो, तो तन्मय कहेंगे कब वापस करोगे, तो तफसीर जान दो क्या कहेंगे, अरे जब कहोगे तब दे देंगे। तो जब कहोगे तब दे देंगे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं पेबल व्हेन इट। लेकिन फिर जब मांगो तब पता चलता है कि दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा। तो इसलिए ना कोई ड्रॉर डिमांडेड बिल लिखना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर टाइम बाउंड ही नहीं डालेंगे तो फिर ये क्या कहेगा, जब मांगोगे कहेगा भाई कल दे देंगे, परसों दिन, टाल मटोल, एक फिक्स डेट ही नहीं सेट है। और ड्रॉई भी नहीं लिखवाता है जल्दी, जो सही होता है। जो गलत होता है वो तो चाहता है कि ऐसा वाला लिखा जाए क्योंकि उसको टाल मटोल करनी, लेकिन जो सही आदमी जिसको पेमेंट करनी ही करनी है वो नहीं चाहता कि ऑन डिमांड वाली रखनी जाए, क्योंकि वो ये देखा करता है
कि पता लगा तुम्हारा क्या है, कहो आज दे रहे हो, कहो कल मांगने लगो, 1 घंटे बाद मांगने लगो। जब यही लिखा गया है कि जब डिमांड करोगे तब देना पड़ेगा, तो आदमी क्या सोचेगा सामने वाला, अभी लिख रहे हो 2 मिनट बाद फोन करके मांगने लगो, लाओ 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 दो, हम कहाँ देते फिरेंगे। तो इसलिए एक सर्टेन टाइम लिमिट आदमी चाहता है, इसलिए ये वाला प्रैक्टिकली नहीं लिखा जाता। लिखा भी जाता है तो कौन सा लिखा जाता है, जहां पे एक सेट टाइम पीरियड होता है। डिमांड में कोई टाइम पीरियड नहीं होता है, केवल ये लिखा जाता है कि जब डॉर मांगेगा हम दे देंगे, कोई टाइम पीरियड फिक्स। अब सुनना, जब टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है तो जब डिमांड करोगे तो लीगली उस समय उसको देना पड़ता है। इसमें 3 दिन का ग्रेस नहीं मिलता, वरना तफसीर क्या कहेंगे, तन में तुम आज मांग रहे हो तो आज तुमने डिमांड किया, अब 3 दिन का ग्रेस तो दो हमको। तो ऑन डिमांडेड वाले में 3 दिन का ग्रेस नहीं मिलता, बाकी सारे बिल में 3 दिन का ग्रेस। तो इस वाले में 3 दिन का ग्रेस नहीं मिलेगा, इस वाले में 3 दिन का ग्रेस मिलेगा। चलो ये भी समझ गए। एक होता है इनलैंड बिल, एक होता है क्या फॉरेन। इनलैंड बिल का मतलब होता है जब एक ही कंट्री में बिल लिखने वाला और एक्सेप्ट करने वाला हो। हमने तुम्हारे ऊपर बिल लिखा, तुमने हमारे ऊपर बिल लिखा, इनलैंड बिल, क्योंकि दोनों इंडिया में रहते हैं। हमने अपने ऑस्ट्रेलिया वाले दोस्त के ऊपर बिल लिख दिया या उसने मेरे ऊपर लिख दिया, क्या हो जाएगा, फॉरेन बिल। तो एग्जाम्पल समझ पा रहे होगे कि कैसे वो फॉरेन बिल है और कैसे वो इंडियन बिल है। चलिए बहुत अच्छी बात है। एक होता है सप्लाई बिल, एक क्या होता है, सप्लाई बिल होता है जब कोई कॉन्ट्रैक्ट ठेका वेका ले रहे हो या दे रहे हो, ठीक है, ठेकेदार लोग होते हैं तो बिल लिखा जाता है। तो ऐसे बिल को क्या बोलते हैं, सप्लाई बिल। ठीक है, मान लो गवर्नमेंट को इसी जरूरत है और हमने सप्लाई कर दिया वो चीज, तो सप्लाई करने के बाद गवर्नमेंट हमको पैसा देगा 1-2 महीने बाद, तो तब तक हो सकता है बिल दे दे, क्या मैं कह दे कि हमारे ऊपर आप बिल लिख दीजिए, हम एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, 2 महीने बाद आना, बिल दिखाना, पैसा ले लेना। ठीक है, तो जब आप कोई माल सप्लाई कर रहे होते हो किसी को, और माल का मतलब रॉ मटेरियल होता है, इस बात का समझना, ये नहीं कि आप मोबाइल बेच रहे हो तो सप्लाई कर रहे हैं, नहीं। सप्लाई का मतलब ही होता है कि जो आप गुड्स दे रहे हो वो सामने वाला बिजनेसमैन है, उसके लिए वो रॉ मटेरियल है, उसको किसी चीज में बनाने में प्रयोग करेगा, इसको सप्लाई करना बोलते हैं। ठीक है, तो सप्लाई किसकी होती है, रॉ मटेरियल की। तो जो रॉ मटेरियल का विक्रेता होता है वो जब किसी को आगे बेचता है, ये बिजनेस टू बिजनेस ही चलेगा, क्योंकि सामने वाला जब कुछ रॉ मटेरियल खरीद के बना के बेच रहा है तो भी तो व्यापारी आदमी हुआ, तो बिजनेस टू बिजनेस चलता है, वो भी सप्लायर लिखते हैं। फिर 2 और होते हैं, एक होता है ट्रेड बिल, एक होता है क्या, एकोमोडेशन बिल। ट्रेड बिल व्यापार में लिखा जाता है, जब कोई सामान बेच रहे होते हो, कोई सर्विसेज दे रहे होते हो, एक खरीदार होगा, एक लेनदार होगा, डेटर होंगे, क्रेडिटर्स होंगे, सेलर होंगे, बायर होंगे, है ना, लेंडर होगा, लेंडी होगा ना, ऐसे में लिखा जाता है क्या आपका ट्रेड बिल, नेचुरल व्यापार के केस में। और एक और होता है क्या, इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, जब इसके प्रैक्टिकल में आएंगे तब पढ़ेंगे, तब समझ भी पाओगे और कर भी पाएंगे। जब ये अभी पढ़े नहीं हो तो डिफरेंस ये भी नहीं समझ पाओगे, ये भी कब समझेंगे, कल की क्लास में समझेंगे। अब देखो एक समझना इधर एग्जांपल, एक बिल हमने लिखा 1 जनवरी 2025 को, तो बिल की डेट है कितनी, 1 जनवरी 2000, बिल को एक्सेप्ट किया गया 5 जनवरी 2025 को, और बिल का पीरियड 1 महीना है। चलो बिल की ड्यू डेट बताओ, 8 फरवरी या फिर 4 फरवरी। कुछ बच्चों का 4 फरवरी आ रहा होगा, कुछ बच्चों का 8 फरवरी आ रहा होगा। 4 फरवरी भी सही है, 8 फरवरी सही है। मुद्दा है कि तुम कब यहां से चालू करोगे जोड़ना घटाना, और कब यहां चालू करोगे। तो जब लिखा होता है आफ्टर साइट, बिल में क्या लिखा होगा, बिल आफ्टर, तो एक्सेप्ट से पीरियड चालू होता है, और जब आफ्टर साइट नहीं लिखा होता है बिल में तो फिर ड्यू डेट से चालू होता है। 2 वैरायटी की चीजें हो गई, समझ गए हो। तो अगर लिखा है बिल आफ्टर डेट, आफ्टर साइट,
ठीक है, तो कब से चालू करेंगे, जब एक्सेप्ट। नेचुरल के केसेस में तो सवालों में यही आएगा, जिस दिन लिखा गया उसी दिन एक्सेप्ट हो जाएगा। 1000 में 999 बार यही होता है। एक बार ऐसा होगा कि लिखा किसी और तारीख को गया होगा और एक्सेप्ट किसी, तो यहां फिर ऑन साइट वाला ये मैटर आ जाता है, आफ्टर साइट वाला। ठीक है, तो ये भी बात छोटी सी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहां बोला है ड्यू डेट, जिसको मेच्योरिटी डेट भी कहा जाता है, और साथ ही साथ ग्रेस पीरियड। ठीक है, तो जो बिल आफ्टर डेट वाले, आफ्टर साइट वाले होते हैं, आफ्टर साइट लिखा होगा तो यहां से जोड़ोगे, और आफ्टर डेट लिखा होगा तो फिर बिल की डेट से जोड़ोगे। इन दोनों टाइप के बिलों में 3 दिन का ग्रेस मिलता है, लेकिन जो बिल पेबल ऑन क्या रहते हैं, डिमांड, इनमें कौनो ग्रेस नहीं मिलता। तो हम लोग बातों बता ही दिया था तुम लोग को, वही सब यहाँ लिख पढ़ के दिया जा रहा है। ग्रेस कितने दिन का रहता है, फिक्स है, कितने दिन का, 3 दिन का। सवाल नहीं बताएगा, तुमको याद रखना है कि 3 दिन का ग्रेस मिलता है। समझ लो, एनआई एक्ट में जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला पोर्शन है ना, वो भी समझ लो 70-80% तुम यहीं सीखे ले रहे हो, सारी बारीकियां। इतना ही तो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, और क्या है वहां, यही सब बिल्स ऑफ एक्सचेंज वहां भी लागू होता है, यही सारी बातें लॉ में आती। 3 दिन का ग्रेस, कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। मान लो एक बिल लिखा गया कब, 4 मई को, कितने दिन के लिए, 3 महीने के लिए। चलो ड्यू डेट बताओ। 4 मई को लिखा गया 3 महीने के लिए, तो मई में 3 महीने जोड़ोगे तो जून जुलाई अगस्त, 4 अगस्त आ रहा, 3 दिन ग्रेस के जोड़ दो, ये तो निकाल ही लोगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, चलो अगला निकाल के बताओ तो जाने। 5 जून को बिल लिखा गया, कितने दिन के लिए, 65 दिन के लिए। चलो ड्यू डेट बताओ। 5 जून को लिखा जा रहा है, वो भी कितने के लिए, 65 डेज के लिए। चलो ड्यू डेट बताओ भैया, ड्यू डेट, जोड़ घटाना करो, दिमाग लगाओ, ड्यू डेट बताओ। 13 अगस्त खुशी, 3-4 बच्चे 12 अगस्त बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये कोई महीने भूल गए होंगे, 30 होते हैं, 31 से गड़बड़ा देंगे। समझ लो, दिन किस महीने में कितने दिन होते हैं वो याद रखना पड़ता है। जून, नवंबर, अप्रैल और सितंबर, इनमें होते हैं 30। फरवरी में 28-29 सब्जेक्ट टू लीप ईयर है नहीं, और बाकी सब में क्या होते हैं, 31। ये सब याद रखना है, वरना एक एक दिन का हिसाब किताब होगा। एमसीक्यू आ जाएगा, ऐसा ही देगा, 11 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त, 14 अगस्त। कुछ लोग 13 टिक करके आए, गलत हो जाएगा। 12 अगस्त आएगा इसका आंसर। ठीक है, कैसे जोड़ते हैं, पहले आपको जून में बचे हुए दिन देखने कितने होंगे, तो जून में होते हैं 30 दिन, 5 जून चल रही, 5 को किनारे कर देंगे, अगले दिन से जोड़ा जाता है 25 दिन, तो इसमें से 25 दिन तो चले जाएंगे जून में, फिर आएगा 40, फिर 31 दिन माइनस कर दोगे कहाँ के, जुलाई के, जुलाई माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा, 9 अगस्त, 3 दिन ग्रेस के जोड़ दोगे, क्या हो जाएगा, 12 अगस्त। तो इसकी ड्यू डेट क्या आ जाएगी, 12 अगस्त। ठीक है, इसकी ड्यू डेट क्या आ जाएगी हमारी, 12 अगस्त आ जाएगी। एक और एग्जांपल, मान लीजिए कोई बिल है, लिखा गया है 23 नवंबर 2024 को। कब लिखा गया है, 23 नवंबर 2024 को। अच्छा, कोई बात नहीं, सही कर दे रहे हैं, 23 नवंबर 2024 को। ठीक है, 23 नवंबर 2024 को, कितने महीने के लिए, ड्यू डेट बताओ, 26 दिसंबर 2000, 2 महीने का होता तो, हाँ ठीक है, 26 दिसंबर 2024, 2 महीने का होता तो
तो फिर इसकी ड्यू डेट 25 जनवरी हो जाती। ठीक है, कोई भी अगर नेशनल हॉलिडे पड़ गया किस दिन, ड्यू डेट वाले दिन। ये ना सोचना कि इसमें 2 महीना जोड़ेंगे, 23 जनवरी को छुट्टी थी, नहीं, ड्यू डेट इसको बोलते ही नहीं है। ग्रेस जोड़ने के बाद जो आता है उसको ही ड्यू डेट कहते हैं। कुछ बच्चे इसे समझते हैं बिफोर ग्रेस ड्यू डेट, आफ्टर डेट ड्यू डेट, ऐसा कुछ होता ही नहीं। ग्रेस जोड़ने के बाद जो डेट आती है उसी को ड्यू डेट कहते हैं, ड्यू डेट की परिभाषा है। तो जो ड्यू डेट होती है मतलब आफ्टर ग्रेस वाली, अगर उस दिन छुट्टी पड़ जाए, नेशनल हॉलीडे पड़ जाए, तो प्रीसीडिंग 1 डे, एक दिन, ठीक है, तो उसकी ड्यू डेट क्या बन जाएगी, 25 जनवरी। लेकिन अगर इसी दिन कोई इमरजेंसी हॉलीडे पड़ जाए तो सक्सीडिंग डे। ठीक है, तो नेशनल हॉलीडे में प्रीसीडिंग और इमरजेंसी हॉलीडे में सक्सीडिंग, ये भी ध्यान रखना है। देखो लिखा हुआ है सब कि अगर नेशनल हॉलीडे आ जाए तो फिर प्रीसीडिंग बिजनेस डे, और अगर इमरजेंसी हॉलीडे आ जाए तो सक्सीडिंग, एक दिन बाद। तो किसी दिन अगर ड्यू डेट को डिक्लेयर हो गया इमरजेंसी हॉलीडे, तो फिर एक दिन बाद की डेट को ड्यू डेट कहा जाएगा। ठीक है, अब आगे समझो। जब हमने बिल लिखा था किसके ऊपर, एग्जाम्पल में रमेश के ऊपर, तो बहुत ही ध्यान से बात को समझना। हमने पहले इनको एक प्रोडक्ट बेचा, हमारे प्रोडक्ट का नाम क्या है, सीएमए फाइनल कोर्स। ये प्रोडक्ट, हमने इनको एक प्रोडक्ट दिया और इन्होंने प्रोडक्ट खरीदा, तो हम सेल की एंट्री पास करेंगे। ठीक है, कि हम सेल कर रहे हैं किसको, तो रमेश डेबिट टू सेल्स, और ये परचेज कर रहे हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित सर। फिर हम इनके ऊपर बिल लिखेंगे। बिल लिखते हैं तो एंट्री होती है क्या, बीआर अकाउंट डेबिट टू, और इनके यहां हो जाएगी अमित सर डेबिट टू बिल्स। इससे एक बात और समझ में आई कि जो बिल लिखने वाला होता है उसके एंगल से बीआर कहा जाता है, जो ड्राई होता है उसके एंगल से, क्योंकि देखो इस बिल से हमको पैसा लेना है तो मेरे लिए रिसीवेबल हुआ, इसी बिल के अगेंस्ट में रमेश को पैसा देना है तो उसके एंगल से क्या हुआ, पेबल। बात समझ में आती होगी। जैसे ही आप ये एंट्री पास करते हो और इस दिन अगर रमेश बाबू अपनी बैलेंस शीट बनाए, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ये नहीं लिखेंगे कि अमित सर को पैसा देना है, लिखेंगे कि हमें एक बिल्स पेबल का पेमेंट करना है। इसका पेमेंट करना है, बिल ना लिखा जाता, ये ना होता, तो लिखते कि अमित सर को पैसा देना है। ये इनकी यहां बात हो रही, इधर की बात हो रही, इधर की बैलेंस शीट। जैसे ही ये एल एंट्री पास कर लेते हैं, अमित सर का अकाउंट तो वैसे ही क्लोज हो गया, एक बार क्रेडिट किया एक बार डेबिट कर दिया, तो लायबिलिटी कौन सी क्रिएट हो गई, तो अपने यहाँ बीपी लिखेंगे। जैसे हम एंट्री पास कर लेते हैं तो हम ये नहीं लिखते रमेश से पैसा लेना है, हम क्या लिखते हैं कि एक अपने पास बिल रिसीवेबल है, बिल के अंदर घुस के देखेंगे पता लगेगा रमेश से पैसा लेना, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट क्या लिखेगा कि तुम्हारे पास एक बिल रिसीवेबल है 80,000 का। तो हमारी बात नहीं, सब छोटी छोटी बातें हैं जो सवाल लगाने में प्रयोग होंगी। कहाँ एंट्री में क्या डेबिट कर रहे हो, कौन क्रेडिट कर रहे हो। अब पता का लिखा रहेगा बीपी का पेमेंट कर दिया अमित सर को, तो तुम लोगों के क्या पेमेंट तो अमित सर को कर रहा है, तो एंट्री बननी चाहिए क्या, बीपी अकाउंट डेबिट, मतलब अमित सर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, लेकिन बनेगा क्या, बीपी टू बैंक, क्योंकि पेमेंट भले अमित सर को जा रही है लेकिन पेमेंट वो किसकी कर रहा है, बिल्स पेबल की कर रहा है। ऐसे अकाउंटिंग में होता है। सवाल में लिखा होगा तन्मय को सैलरी दी, तुम एंट्री बना दोगे तन्मय अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी टू कैश। तन्मय को दे रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सैलरी दे रहे हैं ये इंपॉर्टेंट। तो बहुत छोटी छोटी अकाउंटिंग में महीन बातें होती हैं जिनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी एंट्री से आप कोरिलेट कर पाओगे और गलत एंट्री करने से बचोगे, सही एंट्री आप बनाओगे। तो आई थिंक यहां तक की बातें आप लोग को समझ में आ रही होंगी। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर हो रही है सबको। चलो आगे चलते हैं हम लोग। तो ये सब भी हमने आपको यहाँ पे लिख के दिया था। हाँ बताएं, बात करनी है किस रिगार्डिंग में, सीएमए की, इकोनॉमिक्स की नहीं चलती है।
चले गए अब यहाँ से, वो नहीं पढ़ाते, क्लोज डाउन कर दिया उन्होंने। अभी जाते टाइम बर्बाद हो जाता है, इसलिए हमने कहा पहले पूछ लें, काम का व्यक्ति हो तो टाइम दिया जाए। अरे बिजनेस मैन है बेटा, बिजनेस प्रॉस्पेक्टो के हिसाब से सोचता हूँ। अभी उठ के जाते 5 मिनट का समय खराब होता, फिर वहां बताते कि मिनहाज सर से मिलना, तो हम यही बताते जो यहाँ बताएं। उससे अच्छा हमने कहा यही बता देते हैं, काम खत्म। अभी कहता है कि हाँ सीएमए करने आए, तो खुद जाते बातचीत कर लेते 2 मिनट। तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कब किसको तुम्हें समय देना है, किसको नहीं देना है, तुम्हारा अपना है। जैसे लोग में घर में कोई घंटी बजाता है, खिड़की देख लेते हैं कौन आया है, काम का व्यक्ति आया तब दरवाजा खोलेंगे। ऐसे तो नहीं दरवाजा खोल कर भैया बताओ क्या काम, कोई नहीं करता भाई ऐसे। जो फालतू का आदमी होता है कहते हैं ऐसे सब तारी बैठे, तो चलो कम से कम कोई आइन गवाह है, लाओ आधा घंटा निपटा देते हैं बातों में, वो आदमी ऐसा करता है। तो जिस एंगल से जिसने बिल लिखा है, जो मेकर ऑफ बिल है, उसके एंगल से क्या कहा जाएगा, बिहार, और वो अपने यहाँ कहाँ दिखाएगा, एसेट साइड बैलेंस शीट में। जिसने एक्सेप्ट किया है बीपी कहाँ दिखाएगा। सारी बातें बढ़िया मजे से लिख के दी गई हैं, एकदम आराम से पढ़े, सब समझ में आएगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। आए थे साहब, हाँ ले गए, बताओ वही हो क्या। नहीं सब कर लिया है, यहीं पर रखा है, ले लेना। ठीक है। हाँ बेटा, यहाँ तक की सारी समझ में आ गई। अब असली खेल जहां से बनता है, मेनली सवाल 7 नंबर का। ठीक है, इतना जितना पढ़ा है तुमने लाइफ में बहुत काम में आएगा। एग्जाम में जितना अब तक पढ़े हो, इससे बहुत ज्यादा एक आध एमसीक्यू आ सकता है। अब जो इंटी सीखने जा रहे हो, लेकिन जो इंटी अब सीखने जा रहे हो ना, इसको सिखाने में उसका कंट्रीब्यूशन 80% है, जो अब तक सीखे हो। तो वो सब ना सीखे होते तो हिंदी ना समझ में आती, हिंदी ना समझ में आती तो 7 नंबर का जो सवाल है वो खो जाता आपका। तो ऐसा नहीं, को काम की चीज नहीं, अगर इतना डिटेल में बताने की कोशिश ना करते आप लोग, यहाँ बहुत जरूरत पड़ेगी उसकी। यहाँ पे आता है मेन रोल हिंदी समझने का, कैसे हिंदी बनती है और क्या क्या हिंदी बनेगी, तो सब एक एक करके बताई जा रहे हैं। ये है ड्रॉर, ये है ड्रॉर। ड्रॉर इस केस में हमने एक्स जूम कर लिया है, और एक कौन है, ड्रॉई, जिनको हमने वाई दे दिया है। ठीक है, एक्स है ड्रॉर, वाई है ड्रॉई। तो सबसे पहले आदमी कुछ ना कुछ सामान बेच रहा होगा। सवाल कहेगा कि 20,000 का सामान बेचा एक्स ने, वाई ने खरीदा, एक ही बात। चाहे लिखे वाई ने खरीदा है, चाहे लिखे एक्स ने बेचा, एक ही बात। तो एक्स पहले क्या करेंगे, सेल करेंगे। और बिल लिखने का मतलब ही है कि उधार बेच रहे होंगे, कॉमन सेंस है। व्यापार में बताया भी जाता है कि जब कुछ नाम आम आ जाए, कुछ जिक्र ना हो, तो नाम इसलिए लिखा ही जाता है क्योंकि उधारी का होता है। एग्जाम्पल समझो, किसी की दुकान है, इसमें किसी की मम्मी पापा की दुकान है, कोई तो दुकानदार आदमी है, ये क्या की दुकान है, मेडिकल की शॉप है प्रखर की। ठीक है, तो मान लो प्रखर के पापा एक दिन घर में गए। पापा तो ऐसे इनकी दुकान पे खाना खाते हैं, टिफिन लेके जाते हैं, लेकिन एक दिन संडे को इनकी छुट्टी थी, तो सोचे लाओ घर में अपना खाना खा लेंगे आराम से बैठ के। तो प्रखर को फोन करें कि बेटा आओ थोड़ी देर दुकान पे बैठो, और हम खाना वाना खा के आ जाते हैं, संडे का दिन है, क्या कर रहे हो घर में मक्कारी कर रहे हो, यहाँ के बैठो आधे घंटे व्यापार की बातें सीखो। तो प्रखर ना करते हुए चले गए। प्रखर ने आधे घंटे में मान लीजिए 2,000 रुपए की सेल करी। तो पापा वापस आएंगे, क्या पूछेंगे, पहली बार दुकान में बैठा के गए थे, क्या पूछेंगे, कितना बेचो। प्रखर कहेंगे कितने का, 2,000 का। पापा कुछ नहीं बोलेंगे। गल्ले में देखेंगे 2,000 दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि प्रखर चोर है इसलिए ऐसा देख रहे हैं। एग्जाम्पल समझो, तुम लोग का दिमाग दूसरी तरफ चला जाएगा, उस तरफ मैं ले नहीं जाना चाह रहा हूं। पापा गुल्लक इसलिए देख रहे हैं कि जितने दुकानदारी करी है वो नगद है या उधार। अगर गुल्लक में 2,000 दिखा तो उसमें प्रखर ने सामान कैसा बेचा है। फिर प्रखर से नहीं पूछेंगे कि बेटा किसको बेचा है। और अगर गुल्लक में लिखे 1,000 रुपए,
तब पापा का सवाल दगेगा कि सामान बेटा जो 2000 का बेचे हो इसमें कितना नगद हो, कितना। तो प्रखर क्या बोलेंगे, 1000 का नगद है। पापा तो समझ ही गए 1000 देख के वो, लेकिन इनके मुंह से सुनना चाह रहे हैं ना। तो 1000 का नगद, तब भी नहीं पूछेंगे किसको नगद बेचा, लेकिन जब कहेंगे 1000 का उधार तुरंत पूछेंगे किसको बेचा है। तो प्रखर को लिख के रखना पड़ता है कि चंदू को 100 रुपए की दवाई उधार दी, रामू को 50 रुपए की, इसको इतने की इतने की। तो जब किसी का नाम आता है इसका मतलब ही है कि वहां उधार बिक रहा है। नगद वाले का नाम लिखने की जरूरत ही नहीं होती, नगद पैसा है, काम खत्म हो गया। इसलिए व्यापार में कहा जाता है, ट्रांजेक्शन में कहा जाता है कि किसी भी ट्रांजेक्शन में किसी पार्टी का नाम आ रहा है और आगे नहीं बता रहा है कि नगद है कि उधार, तो उधारे मानो, इसलिए वो नाम लिख रहा है। जैसे समझ जाओ कि उधार वाली, वरना भी कोई तफसीर कहने लगे कि नगद भी तो हो सकता है। नगद नहीं होता है भाई, नगद होता तो ब्याज थोड़ी ना होता। तो उधार माल ये बेच रहे हैं तो एंट्री क्या बनाएंगे बताओ बेटा, वाई डेबिट, और ये खरीद रहे हैं, क्या एंट्री बनाएंगे, ये हो गई सेल और परचेज की एंट्री। एक आदमी ने सेल किया, एक आदमी ने, तो ये तो बना ही लोगे। एक एंट्री बनेगी क्या, बिल ड्रॉ करने की, और दूसरी पार्टी उसको क्या करेगी, एक्सेप्ट। बिल ड्रॉ करता है तो जो बिल ड्रॉ करता है उसको पैसे मिलने हैं, इसलिए संपत्ति है और संपत्ति नेचर क्या होता है, डेबिट। इस एंट्री क्या बनाता है, बी आर अकाउंट डेबिट टू वाई, वाई के ऊपर बिल लिखा जा रहा है, और ये क्या बनाएंगे, एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ये भी समझ में आना चाहिए, इसमें भी कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब बिल लिख दिया गया और साथ ही साथ सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट कर डाला। अब आगे इस बिल को अगर मैं रिटेन करके रखूंगा तो कोई एंट्री नहीं बनेगी, रिटेन रखने की थोड़ी कोई एंट्री बना दोगे। ये क्या होता है, इवेंट होता है कि पानी पियो डकार आई, तो इसकी कोई व्यापार में एंट्री थोड़ी बना देंगे, समझ लो। 10 रुपए की चाय मंगाई, अब एंट्री बनेगी पियो चाहे नाली में फेंको, 10 रुपए गए हैं व्यापार से, इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं, ना कि इवेंट। तो रिटेन रखना एक इवेंट होता है, इसकी कोई रिकॉर्डिंग। अगर मैंने बिल को क्या कराया है, डिस्काउंट कराया है बैंक से, तो भी ड्रॉई की यहां कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि रमेश जो इस केस में क्या हो गए, वाई, रमेश को कहते हैं कि भाई हमने बिल लिख दिया, एक्सेप्ट कर लिया, अब हमसे कोई बात ना करो, सीधा हमसे 4 अप्रैल को मिलना, और तुम मिलो चाहे ना मिलो, जो बिल लेके आएगा उसको पेमेंट कर देंगे। तो रमेश कहते हैं 4 अप्रैल से पहले कुछ भी हो रहा हो हमारे यहाँ कोई मतलब ही नहीं, ना उनको फोन किया जाता ना कुछ बताया जाता है, इसलिए डिस्काउंटिंग की एंट्री ड्रॉई के यहाँ नहीं होगी। जब तुम बिल इंडोर्स करोगे उसकी एंट्री ड्रॉई के यहाँ नहीं होगी। जब बिल को तुम कलेक्शन के लिए भेजोगे उसकी भी कोई एंट्री नहीं होगी। जब तक ड्यू डेट नहीं आएगा इनके यहाँ फर्दर कोई एंट्री नहीं होती है। तो रिटेन करके रखा हुआ कहीं एंट्री नहीं होगी, डिस्काउंट करके लाएंगे तो हमारे यहाँ एंट्री पास होगी, हम वो बिल बैंक को देंगे। तो जब बीआर आया था तो बीआर क्या हुआ था, डेबिट, अब बीआर जा रहा है, क्रेडिट। और आज क्या आएगा, पैसा, वो भी कैश में नहीं, बैंक खाते में पैसा डालता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। मान लो बिल 80,000 का था, तो बिल 80,000 का होगा, लेकिन खाते में क्या 80 आएंगे, क्या नहीं, कितने आएंगे, कम आएंगे, जितना भी आए। और बाकी जो नहीं आएगा वो डिस्काउंट या डिस्काउंटिंग चार्जेस, चाहे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट लिख सकते हो या लिख सकते हो डिस्काउंटिंग, इससे डिस्काउंटिंग की एंट्री का जन्म हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। अब जो डिस्काउंट होते हैं वो हमेशा रिमेनिंग पीरियड के निकाले जाते हैं, जिसको और टेक्निकल लैंग्वेज में अनएक्सपायर्ड पीरियड बोलते हैं। 1 जनवरी को बिल लिखा गया था, हम डिस्काउंटिंग कराने 1 फरवरी को जा रहे हैं, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस 1 फरवरी से लेके ड्यू डेट तक के निकाले जाएंगे, जो पीरियड बचा है अभी। कुछ बच्चे का साला 1 जनवरी से 1 फरवरी का निकाल दें, माँ बेवकूफ बच्चे। ध्यान रखना है जिस दिन डिस्काउंटिंग करा रहे हो वहां से जो पीरियड बचा होगा उस पीरियड का निकालोगे, क्योंकि सवाल डिस्काउंटिंग चार्जेस ऐसे नहीं बोलता 100 रुपए डिस्काउंट चार्जेस,
कहता है बिल डिस्काउंट कराया गया 12% पर एनम पे, तो पीरियड ईरियड तुमको देखना पड़ता है। तो हमेशा ध्यान रखना है डिस्काउंटिंग किसके लगेंगे, अनएक्सपायर्ड पीरियड यानी कि रिमेनिंग पीरियड के लगेंगे। अब हमने इंडोर्स किया होगा, किसी और को बिल दे दिया है, मान लो जेड को दे रहे हैं, तो बिल फिर से जा रहा है, और किसके पास बिल जा रहा है, जेड के पास जा रहा है, तो जेड को डेबिट कर देते हैं, क्योंकि जेड को बिल दे रहे हैं तो इसका मतलब जेड को कोई पेमेंट करनी रही होगी इसलिए दे रहे हैं। इसका मतलब इस एग्जांपल में जेड मेरे क्या हुए, क्रेडिटर हुए, तो क्रेडिटर्स हुए तो बिल बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिट साइड दिख रहे होंगे, और दिख रहे हैं, इनको हम बिल देके खत्म कर रहे हैं, तो किसी क्रेडिट की चीज को खत्म करने के लिए उसको डेबिट करना पड़ेगा तभी खत्म होंगे। तो ये आपके क्रेडिटर्स थे जो क्रेडिट साइड पड़े होंगे बैलेंस शीट में, तो उनको डेबिट मार के इनका अकाउंट क्लोज किया जाता है कि हमारी बैलेंस शीट सब गायब हुई, इनको बीआर हम थमा दें और हमारी बैलेंस शीट सब जेड का नाम मिट जाए, इसलिए उसको क्या करना पड़ता है, डेबिट करना पड़ता है। तो लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि क्यों हम इंडोर्सी को डेबिट कर रहे हैं और बीआर को क्रेडिट कर रहे हैं। याद की बात सुनने की, अगर मैं कलेक्शन के लिए भेज रहा हूँ बिल, तो भी बिल मेरे पास से तो जा ही रहा है और पैसा आ नहीं रहा है। आज पैसा आ रहा है क्या, एक दूसरा अकाउंट खुल जाता है जिसका नाम होता है बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, और इस दिन अगर बैलेंस शीट बनाए तो जहां हमने बीआर लिखा था वहां बीआर काट के क्या लिखेंगे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट एसेट साइड। इससे पता चलेगा कि बिल था लेकिन हमने कलेक्शन के लिए बैंक में डाल रखा है, बैंक पैसा लाके हमको दे देगा। यही बीआर पड़ा होता उसका मतलब हमें पैसा लेना है, समझ लो। तो इस तरीके बैलेंस शीट में अप्रोचेस चलती हैं। तो यहाँ अमाउंट आ जाएगा 80,000 80,000। यहां तक क्लियर हो गया होगा सबको। अब चलते हैं आगे। अब इन्हीं सारे केस में अगर बिल या तो क्या हो गया होगा ऑनर, या तो क्या हो गया होगा डिसऑनर। अगर बिल ऑनर हो गया है तो पेमेंट मिलेगा किसको, जिसके पास बिल होगा, समझ लो। रिटेन करके रखा होगा तो बिल का पैसा हमको मिलेगा। तो हम एंट्री पास करेंगे क्या, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर। बैंक के पास होगा तो ये एंट्री बैंक के पास करेगा, रमेश के पास सुरेश के पास होगा ये एंट्री सुरेश पास करेंगे। तो जो पेई होगा वो पैसे प्राप्त करने की एंट्री करेगा, और उसको पैसे किससे प्राप्त हो रहे हैं, बिल से, ड्रॉई से नहीं, बिल से, ठीक है, बीआर के थ्रू उसको पैसे मिल रहे हैं। तो यही एंट्री वो बनाएगा जो पेई होगा। तो पेमेंट रिसीव करने की एंट्री ड्रॉर नहीं बनाता हर केस में, कौन बनाता है, ये बात आपको याद रखनी है। वरना पता डिस्काउंटिंग करने, डिस्काउंटिंग भी करा लियो और बाद में पैसा भी खुद ही रिसीव कर लोगे तो क्या तुमको दुबा पैसा मिल जाएगा क्या, अब की पैसा बैंक लेगा, समझ लो। डिस्काउंट करा चुका पैसा बैंक लेगा, बैंक अपने पास रखेगा, वरना तुम्हें चालू थोड़ी ना होगा एक बार डिस्काउंटिंग करा के पैसा ले लो, एक बार फिर रमेश से पैसा ले लो। तो जो पैसे का रिसीवर होगा वो ये एंट्री बनाएगा, किस बात की एंट्री बनाएगा, पैसे रिसीव करने की एंट्री, किससे, बीआर से। एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर। और जो पेमेंट करेगा, पेमेंट तो यही करेंगे ना, और कौन पेमेंट करेगा। तो ये चाहे कोई केस होता, इन चारों में इनको तो पैसा देना है। किसका पैसा देना है, बिल्स पेबल का। तो ये एंट्री बनाते हैं बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, ये भी समझ में आ रही होगी। और गलती से बिल अगर क्या हो गया, अच्छा ईमानदारी से बताना, जब जिन बच्चों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा भी था, कितने लोग सही से उस समय भी डिसऑनर की एंट्री बना पाते थे। आज तो कोई नहीं बना पा रहा है, समझ रहे हो। उस समय डिसऑनर की एंट्री तुम बना पा रहे कि नहीं बना पा रहे, हम उस जमाने की बात तुमसे पूछ रहे हैं। तफसीर ने हाथ उठाया कि सर हम उस समय बना लेते थे, आज भले बना पाए ना बना पाए। और कोई है, बना लेती थी तुम, फॉर्मेट की बात ही नहीं कर, हमने क्या पूछा कि हर केस में डिसऑनर की जो एंट्री होती थी, रिटेन करने के केस में, डिस्काउंट कराने के केस में, कलेक्शन करने के केस में, इंडोर्से में उसके उस समय तुम सही एंट्री बना पाते थे कि नहीं बना पाते थे। आज बना लेते हो नहीं बना लेते हो तो हमको पता है कि आज तो कोई नहीं बना पा रहा है, सब भूल भाल गवाए। तो तफसीर नहीं उठा तुमने उस समय,
नहीं, उस समय बनाया था, इंपॉर्टेंट ये है कि उस समय तुम रट के बनाई थी, याद हो गया था, कि समझ समझ के बनाई थी, ये कहना चाह रहे हैं हम। पता नहीं, खुशी कहने ये बात पता नहीं, बस बना लेते थे उस समय, ये हमको पता है, याद करके बनाते थे या फिर हम लॉजिक से बनाते थे, ये हमको अभी नहीं याद है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब सीखो लॉजिक से। तो अगर बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, तो इन चारों केस में ड्रॉर के यहां एंट्री बनेगी, लेकिन हर केस में अलग अलग बनेगी। ठीक है, लेकिन अच्छी बात है कि ड्रॉई के यहां केस का कोई मतलब नहीं, एक ही एंट्री बनेगी हर केस में। तो ड्रॉई के यहां तो सिंपल हो गया, जब पैसा देते तो एंट्री क्या बना रहे थे, क्योंकि बीपी इनके पास वापस आ जाता था, और अगर डिसऑनर भी हो गया है तब भी बिल इनके मुंह पे मारा जाएगा आखिरी में, तो बिल तो इनके पास वापस आएगा ही आएगा। पैसा नहीं दे रहे हैं इसलिए कैश नहीं जा रहा, लेकिन इनके ऊपर एक लायबिलिटी फिर से क्रिएट हो जाएगी, इनको पैसा देना पड़ेगा। किसको, मतलब आज दे नहीं रहे लेकिन लायबिलिटी क्रिएट हो गई कि अब तुमको पैसा देना है। किसको देना है, तो एंट्री बनती है डिसऑनर की, किसके यहाँ, ड्रॉई के यहाँ। क्या एंट्री बनेगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, और पिक्चर में एक और आ जाता है, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिल अगर 80,000 का हुआ तो अब एक्स 80 में नहीं मानेंगे, कहेंगे 80,000 बिल का और 100 रुपए, तो इनको एक्स कितने देने हैं, 80,100 रुपए। तो ड्रॉई के यहां हमेशा डिसऑनर में यही एंट्री बनेगी, क्या बनेगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि नोटिंग चार्जेस भी इनके लिए खर्चा हो गया एक तरीके से, वो खर्चे को डेबिट किया जाता है तो डेबिट कर डाला, और 2x, क्योंकि इनके ऊपर एक उधारी लद गई है कि इनको x को 80,100 अब देने पड़ेंगे। समझना है बेटा x के यहाँ का, x बड़ा खतरनाक चीज होती है। अरे हम इस x की बात कर रहे हैं, तुम लोग अलग लेके जा रहे हो भाई, तुम लोग का दिमाग ही अलग चलता, हम क्या करें। तो अगर रिटेन करके रखा होगा बिल को, ठीक है, तो बिल मेरे पास जब आया था तो क्या हुआ था, डेबिट, और रिटेन करने का मतलब बिल कहीं नहीं गया, मेरा ही पास पड़ा हुआ है, तो आज फेंकेंगे इनके मुंह पे। तो जैसे बीआर यहाँ डेबिट हुआ तो उस समय क्या होगा, अब देखो हम क्या बता रहे हैं आपको, ड्रॉर के यहाँ डिसऑनर की एंट्री समझा रहे हैं, वो भी अभी पहले केस में। किस केस में, रिटेन के केस में। तो आपके पास से बीआर जाएगा और अब आपके पास एक अधिकार आता है वापस वाई से पैसा मांगने का। अब आज की तारीख में तो बिल इनको दिए दे रहे हो, तो फालतू पेपर बना दिया था, फालतू लौड़ो को, ऐसे तुम्हारा नाम लिख देंगे बैलेंस शीट में फिर से हम, समझ लो। तो इसके ऊपर क्या होगा, एक देनदारी शिफ्ट हो जाती है कि इससे पैसा हमको क्या करना है, कलेक्ट करना है। जैसे इनके ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई थी, इनके ऊपर एक एसेट क्रिएट हो रही है कि तुम्हें मांगने का अधिकार है कि तुम किससे पैसा मांगोगे, कितना। इसमें नोटिंग चार्जेस नहीं आएगा, इसमें ऐसे आएगा, यहां लिखोगे 80,000 और यहां लिखोगे टू कैश 100 रुपए। नोटिंग चार्जेस नहीं लिखते हैं, क्योंकि नोटिंग चार्जेस अगर यहां लिखते हो तो ऐसा लग रहा है नोटिंग चार्जेस तुम्हारी इनकम बनी जा रही, तुम्हारी कोई इनकम इनकम तो नहीं बन रही हो, तो तुम दई के आए हो, दई के आए हो, इनसे वसूली हो। तो उधर एसेट साइड चला गया और इधर पेमेंट करके आए हो तो टू कैश अकाउंट। कुछ बच्चे यहाँ भी नोटिंग चार्जेस लिख देते हैं, तो ऐसे नोटिंग चार्ज यहाँ लिखोगे तो इसका मतलब क्या, कोई देखे क्या लगेगा कि तुम्हारी नोटिंग चार्ज से कमाई हो रही, तो कमाई तुम्हारी कहाँ है, एक तरफ तुम दे के आए हो और एक तरफ क्या करोगे, लोगे। इस तरीके से लिखा जाता है। तो रिटेन के केस में ऐसी एंट्री बनती है डिसऑनर की, वो भी किसके यहाँ, ड्रॉर के यहाँ। क्या एंट्री बनेगी, ड्रॉई अकाउंट डेबिट फुल अमाउंट से, मतलब बिल्स अमाउंट से प्लस नोटिंग चार्जेस के अमाउंट से, टू बीआर, बीआर के अमाउंट से, और टू कैश जिसमें क्या लिखा जाएगा, नोटिंग चार्जेस वाला अमाउंट। समझ गए हो क्या इसमें। अब अगर बिल को आप क्या करा चुके हो, डिस्काउंट, और आज जाके बिल डिसऑनर हो रहा, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो रहा, ठीक है, तो कैसे बनेगी। अब आपके पास बिल है ही नहीं कि टू बीआर लिखोगे तुम। अच्छी बात है कि चाहे रिटेन का केस हो
चाहे डिस्काउंट का केस हो और चाहे तीनों में वाई डेबिट होंगे ही होंगे, क्योंकि तो आखिरी में वाई की गर्दन पकड़ी जाएगी, वो भी कितने से? तो एक कॉमन फैक्टर निकल आया कि जैसे ये ड्रॉर को क्रेडिट करते हैं वैसे ये क्या करेगा, ड्रॉई को, केस कुछ भी हो लेकिन ड्रॉई तो डेबिट होके ही रहेगा डिसऑनर के केस में, वो भी बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस के अमाउंट से ये डेबिट होंगे। क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट होगा बैंक, क्योंकि बैंक अब आपके खाते से 80,100 रुपए काट लेगा, समझ रहे हो? 80,100 रुपए क्या कर लेगा, बैंक काट लेगा। और अगर बैंक में नहीं हुए पैसे तो बैंक कहेगा कि आके बेटा कैश डिपॉजिट करो अपने अकाउंट में, क्योंकि मुझे तुम्हारे अकाउंट से 80,100 काटने हैं, समझ रहे हो? तो बैंक तुमको फोन करके जमा पहले करवाएगा फिर काटेगा। तो कभी कभी कहता है सवाल कि आप बैंक का क्लेम कैश में डिपॉजिट कर रहे हो, तो उस केस में एक और एंट्री बनेगी, क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक में पैसा जमा कराने की एंट्री। कहेगा तो बनाएंगे, नहीं कहेगा तो माना जाता है कि बैंक में ठुसा पड़ा है पैसा, काट लेन तो काट लेन, बात खत्म, फिर यही एंट्री बनती। नहीं पैसा होगा तो सवाल बताएगा कि आप बैंक का क्लेम कैश में जाके सेटल करके आ रहे हो, मतलब कैश डिपॉजिट करके आ रहे हो अकाउंट में, तो फिर उस केस में एक और एंट्री बनती है, क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ये भी समझ में आता होगा। इंडोर्स कर दिया है तो एंट्री बनेगी वाई अकाउंट डेबिट टू इंडोर्सी, क्योंकि उस केस में अब इंडोर्सी तुमसे पैसा मांगेगा। जैसे ओरिजिनल एग्जांपल में महेश हमसे पैसा मांगेंगे तो मेरे क्रेडिटर हो गए, तुमको क्रेडिट साइड डालना है। और हम पैसा किससे मांगते? रमेश से मांगते, ड्रॉई से मांगते, तो ड्रॉई को क्या करना पड़ रहा है? तो ड्रॉई को तीनों जगह इस डेबिट कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे लिए एसेट बन गया, इससे मुझे पैसा लेना है। इस केस में बिल जा रहा था, कैश जा रहा था। इस केस में जा कुछ नहीं रहा क्योंकि आप पहले चुका था, लेकिन बैंक से पैसा कटेगा, इसलिए बैंक को क्रेडिट करते हैं। इस केस में जेड आपसे दोबारा पैसे मांगने का अधिकार रखेगा, आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, इसलिए उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करके रखते हैं। तो किस हिसाब से इनकी ड्राफ्ट हो रही है वो भी हमने आपको डिटेल में समझा दिया, एक एक करके बारीकी से, ठीक है? समझने से जान दो क्या होगा कि यहां अगर कोई कंफ्यूज हो गया कि नोटिंग चार्जेस लिखना है कि कैश, तो उसको याद आ जाएगा समझ के। यहाँ बैंक को क्रेडिट करना है कि बीआर को करना है, ये लॉजिक क्लियर हो जाएंगे उसकी। जब कुछ कंफ्यूजन होती है तो कॉन्सेप्ट उस कंफ्यूजन को दूर करता है। अब बच्चा ये समझे कि हम दिमाग लगा लिए हल्का हल्का, कुछ याद ना रखी, बैठा रहे, तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी से ज्यादा एक्यूरेसी रहती है आपके आंसर में, गलत होने की संभावनाएं क्या रहती हैं? बहुत कम हो जाती, ना के बराबर हो जाती। और जो कॉन्सेप्ट के साथ नहीं पढ़ता है सीधा याद करके जाता है, याद आया तब तो ठीक है, याद नहीं आया तो बिल्कुल खत्म हो गया, समझ लो, कुछ भी नहीं कर पाता, बस एक इंटी पास कर लेता है, बचपन से रट रहा है, बी आर टू ड्राई, ड्रॉर टू बीपी, उसके बाद सरेंडर, खत्म। वरना इतना इजी चैप्टर है, इसमें 7 नंबर का सवाल है तो 7 मिलने चाहिए, 14 का है 14 मिलना चाहिए, इतना आसान चैप्टर, पूरे पूरे नंबर लपेटने वाला चैप्टर है आराम से। जॉइंट वेंचर भी ऐसा ही चैप्टर था, उसमें भी कुछ बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है, और सही तरीके से अगर पढ़ोगे तो कुछ भी टेक्निकल नहीं लगता। यही तो अकाउंटेंसी की ब्यूटी है, अगर अच्छे से आदमी पढ़े, ईमानदारी से पूरा दिमाग लगाए तो कठिन लगने ही नहीं देगा। ये ईमानदारी से पढ़ ही नहीं रहा आदमी, काम चलाऊ पढ़ने का प्रयास कर रहा है, तो अकाउंटेंसी कहते ठीक बेटा पढ़ो तो काम चलाऊ, देखते हैं हम भी पेपर बनाएंगे, जैसे तुम काम चलाऊ कर लो फिर हम काम चलाएंगे नंबर देने में, ऐसा करता है वो। तो आज सारी बारीकियां समझ ली हैं, अभी भी जनरल एंट्री पूरी नहीं खत्म हुई है। हाँ 70-80% एंट्री खत्म हो गई, जिनसे हम सवाल लगाना स्टार्ट कर सकते हैं शुरुआत। थोड़ा कल जब क्लास में आएंगे तो और समझेंगे कि अगर डिसऑनर हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता तो उसमें कैसे होता है, पेमेंट पहले कर देता है रिटायरिंग ऑफ बिल तो उसमें कैसे क्या करते हैं, रिन्यूअल ऑफ बिल में कैसे क्या होता है, कैसे बिल कैंसिल किया जाता है उसकी क्या एंट्री बनती है, वो सब कल सीखेंगे और सवाल लगाएंगे। तो पहले बेसिक सवाल लगाएंगे और फिर आगे के सवालों में जब टॉपिक आते जाएंगे तो उनको भी क्लियर करते हुए सवाल को कराया जाएगा। तो 2 दिन और हार्डली इसमें लगेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में,
कल बेसिक सवाल होंगे, कुछ एडवांस भी होंगे, और परसों पे बच्चे कुचे हो जाएंगे, फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक करो, बाकी हाँ बेटा इनका सवाल आ रहा, देख लो। ड्रॉर क्या इनके पास करेगा, डिसऑनर में पास तो किया है, देखो लिखा तो है नोटिंग चार्जेस 100 रुपए, यही तो है 100 रुपए, और क्या है, पे ही तो कर रहे हैं यहाँ, तो 620 बना के आए, वही तो पे कर रहे हैं।